AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर में यूनिट 2 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने यूनिट 1 पे बहुत डिस्कस किया है। हमने यूनिट 1 में जितने भी ब्रिक्स ब्लॉक्स के बारे में अपने सिलेबस में था, हमने सब पे 1 बाय 1 डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 2 रहने वाला है। ये वीडियो वन शॉट है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म यूनिक सीरीज पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है जियोसिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इस सब्जेक्ट के अंदर में हम ओनली सिर्फ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसे मटेरियल्स जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, मॉडर्न तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि मोर इफ़िशियंट होता है, मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अच्छे फीचर्स के साथ होता है, तो वो सारे मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने यूनिट 1 में सारे मॉडर्न ब्रिक्स पढ़ा था, इको फ्रेंडली ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो जियोसिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जियोसिंथेटिक आर सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट इंजीनियर्ड फॉर यूजिंग जियो सिविल इंजीनियरिंग। बेसिकली जियोसिंथेटिक एक पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग या जियोटेक इंजीनियरिंग बेसिकली सेपरेशन के लिए, वाटर फिर सेपरेशन फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दे सर्व की रोल। अब हमने ये तो जान लिया कि जियोसिंथेटिक एक पॉलीमर से बना हुआ मटेरियल होता है, ठीक है, पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट होता है। पॉलीमर को इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू हम जियोसिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं। जियोसिंथेटिक मटेरियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक जियो और दूसरा सिंथेटिक। जियो इज रिलेटेड टू, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक जियो एंड दूसरा है सिंथेटिक। जियो रिलेटेड है सॉइल यानी कि अर्थ के सरफेस से रिलेटेड है, तो सॉइल हो गया आपका, रॉक हो गया एंड अदर जियो टेक्निकल मटेरियल। और सिंथेटिक यानी कि मैनमेड और पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब वही होता है ना, ह्यूमन के हेल्प से जो बनता है, मैनमेड या पॉलीमर मटेरियल। तो ये दोनों को जब मिलाते हैं तब आपको मिलता है जियोसिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वो मैं आपको वर्ड से समझा रहा था। तो जियोसिंथेटिक मटेरियल का क्या क्या रोल होता है, तो इसका पहला रोल होता है सॉइल रेनफोर्समेंट, यानी जो सॉइल होता है, सॉइल की रेनफोर्समेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम जियोसिंथेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। इन शॉर्ट, सॉइल में टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो ये इसका पहला रोल हो गया। अब दूसरा है सेपरेशन। ये देखिए सेपरेशन का मतलब होता है कि दो लेयर को जब हमें सेपरेट करना होता है तो हम वहाँ पे जियोसिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने डंपिंग यार्ड देखा है, तो डंपिंग यार्ड में हम बेसिकली जा करके सारे डस्ट वेस्ट प्रोडक्ट को डंप कर देते हैं। अब वो टेम्परेचर के साथ, वेदर चेंज के साथ, डंपिंग जो हमने डंप किया है उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होगा और वो रिलीज होकर के अर्थ पे होते होते वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये तो नुकसान हो गया। तो उससे बचने के लिए हम डंपिंग यार्ड जब बनाते हैं तो वहाँ पे एक जियोसिंथेटिक मटेरियल का एक लेयर फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर जाकर के अपना वेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं। अब वो जियोसिंथेटिक लेयर जो हम लोगों ने बनाया, जो लेयर बनाई, ये काम क्या करेगा, ऊपर के मटेरियल से निकलने वाले केमिकल को ग्राउंड वाटर में, अर्थ में नहीं जाने देगा, ये ब्लॉक करेगा, जाने से रोकेगा। इस तरह से ये डंपिंग मटेरियल एंड अर्थ को सेपरेट करेगा। तो सेपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जियोसिंथेटिक। फिर आपका फिल्ट्रेशन, जब फिल्टर करते, किसी चीज़ को फिल्टर करना होता है तो वहाँ पे भी जियोसिंथेटिक मटेरियल का यूज होता है। फिर आपका ड्रेनेज जानते हैं। फिर कंटामिनेंट एंड इरोजन कंट्रोल, उसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका है कि जियोसिंथेटिक मटेरियल क्या है और इसका रोल क्या है। जियोसिंथेटिक मटेरियल आर डिफाइंड एज सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल दैट इंक्लूड जियोसिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड पॉलीमर के हेल्प से बना हुआ मटेरियल है जियोसिंथेटिक मटेरियल। इंक्लूड सॉलिड एंड प्रीफेब्रिकेटेड
प्लास्टिक सीट, ये जो आता है आपका प्लास्टिक सीट में आता है, या फिर प्लास्टिक पाइप के फॉर्म में आ सकता है, टेक्सटाइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ सकता है, या फिर ये सबका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, सच एज जियो कंपोजिट हो गया। जियो कंपोजिट जो आपको दो मटेरियल को, दो टाइप को कंपोजिट मिला करके बनाता है, एंड मे ऑल्सो इनकम्पास नेचुरल फाइबर एंड कॉन्टेंट ऑफ जियो टेक्सटाइल। ठीक है, जियो सिंथेटिक आर मैन मेड मटेरियल, एक मैन मेड मटेरियल है, टिपिकली पॉलीमर से बना हुआ होता है, यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव सॉइल ग्राउंड स्टेबिलिटी। यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की ग्राउंड स्टेबिलिटी, सॉइल एंड ग्राउंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। दे आर एम्प्लॉयड इन वेरियस पर्पस लाइक सेपरेशन, मैंने आपको बताया सेपरेशन, एनफोर्समेंट, फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज एंड कंटामिनेट, ये सब जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइड रेज बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है रोड में, जब रोड मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो वहाँ पे सेपरेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। इम्बैगमेंट जब बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और खास करके जब इरोजन कंट्रोल की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहाँ पे भी जियो सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द जियो सिंथेटिक मटेरियल। बाकी मैंने ये आपको समझा दिया कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो इज रिलेटेड टू अर्थ सरफेस एंड सिंथेटिक इज सेंस मैनमेड पॉलीमर, मैनमेड प्रोसेस के थ्रू यूज टू इनहेंस ऑग्यूमेटेड एंड मेक पॉसिबल कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, ये देखिए सेपरेशन करने के लिए इस तरह के सीट, जियो सिंथेटिक सीट बिछाई जा रही है। अब किस लिए बिछाई जा रही है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं टाइप ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल। हमने जान लिया कि जियो सिंथेटिक मटेरियल क्या होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है और किस तरह से ये काम करता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के जियो सिंथेटिक मटेरियल अवेलेबल है हमारे मार्केट में। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए, जितने भी इसके टाइप्स हैं उस सब के आगे जियो लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जियो। अब आपको ध्यान रखना है कि जियो का आगे टेक्सटाइल लगा देना, जियो का आगे ग्रिड लगा देना, जियो का आगे मेम्ब्रेन लगा देना है, जियो का आगे सिंथेटिक क्ले लिनर लगा देना। इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा तो आपको याद करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जियो टेक्सटाइल। तो जियो टेक्सटाइल बेसिकली ये टेक्सटाइल के फॉर्म में होता है, टेक्सटाइल जानते हैं टेक्सचर के फॉर्म में। तो ये प्रिम्बल फैब्रिक वोवेन और नॉन वोवेन टाइप का होता है, मेड फ्रॉम पॉली, ये जो जियो टेक्सटाइल बना होता है वो आपका पॉलीप्रोलीन के हेल्प से बना हुआ था। ये भी काइंड ऑफ पॉलीमर ही है। ये पॉलीमर की ये टाइप है, पॉलीप्रिलीन एंड एक पॉलिस्टर, यही दोनों से बना होता है जियो टेक्सटाइल। और इसका एप्लीकेशन की बात करें तो ये जियो टेक्सटाइल को सेपरेशन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है आपको, हर टाइप का उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। तो जियो टेक्सटाइल की बात करें तो सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन एंड ड्रेनेज इन रोड, टनल एंड लैंडफिल के जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ ये देखिए इस तरह का वो जियो टेक्सटाइल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा जियो ग्रिड। अब ग्रिड मतलब देखिए ये जो इस तरह से आप लोगों ने देखा है, कुछ इस तरह से ये ग्रिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आप जानते इसे ग्रिड बोलते हैं, सॉरी। तो ये जियो ग्रिड के फॉर्म में इस तरह से रहेगा। तो जियो ग्रिड लाइक पॉलीमर स्ट्रक्चर HDPE या PP यूज फॉर रेनफोर्स सॉइल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड एंड स्टेबलाइज फाउंडेशन एंड इम्बैकमेंट। ये बेसिकली जो अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पर बनाते हैं जियो ग्रिड का, जहाँ कहीं पे यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आएगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये जो ग्रिड है ना, ये जो ग्रिड्स है, तो ये हर ग्रिड के आउटर मोस्ट लेयर पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लोड को बियर करेगा। ठीक है, ये देखिए जियो ग्रिड, मैंने आपको बताया ना इस तरह का होता है जियो ग्रिड के फॉर्म में, ग्रिड के फॉर्म में रहेगा आपका जियो ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वह जियो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इम्परमेबल प्लास्टिक और रबर शीट होती है, या फिर इम्परमेबल प्लास्टिक की बनी हुई शीट होती है, जिसका एग्जांपल है HDPE या LLDPE दैट एक्ट एज अ फ्लूइड गैस बैरियर। ये फ्लूइड यानी कि लिक्विड और जो गैस है ना, ये दोनों के बीच में बैरियर के फॉर्म में ये ज़्यादातर काम करता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जो लैंडफिल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, डंपिंग यार्ड वाला, तो वो इसी के अंदर आता है। रिजर्वायर जब बनाते हैं तो हम फिर जियो मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। और जब टनल फॉर्म करते हैं तो टनल जो होता है, जो गुफा टाइप का टनल होता है, उसके जो आउटर लेयर होता है, तो वहाँ पे हम जियो मेम्ब्रेन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए जियो मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जियो क्ले लिनर्स, जिसे GCLS भी बोलती है। ये फैक्ट्री मेड बैरियर, ये भी एक काइंड ऑफ बैरियर ही है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ बेनिचिट क्ले बिटवीन द जियो टेक्सटाइल एंड जियो मेम्ब्रेन लेयर। अब ये देखिए थोड़ा सा एडवांस मटेरियल है। ये क्या करता है, जो हमने जो जियो टेक्सटाइल पढ़ा
और जियो मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में लेयर क्रिएट करने का काम करता है। ऑन कॉन्टेक्ट विथ वाटर दिस स्वेल टू फॉर्म लो परमेबिलिटी सील, ये लो परमेबिलिटी सील क्रिएट करता है, आइडियल फॉर लैंडफिल लेनर। लैंडफिल लेनर के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ जियो सिंथेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका जियो नेट। ये देखिए जियो वही है, जियो आगे रहेगा और उसके आगे बस वर्ड्स जोड़ते हुए चलना है। तो जियो नेट बेसिकली नेट के फॉर्म में रहता है। तो नेट लाइक ड्रेनेज शीट, ये ड्रेनेज शीट होता है नेट लाइक, मेड ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉलीमर रिब्स। पॉलीमर की जो पतली पतली रिब होती है ना, तो रिब को इंटरसेक्ट कराते हैं। ये देखिए ये इंटरसेक्ट करा तो कुछ इस तरह से नेट क्रिएट होता है, तो वही आपका जियो नेट बन जाता है। फॉर इफिशिएंट फ्लूइड ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है, रिटेनिंग वॉल के जगह और लैंडफिल में जगह यूज़ किया जाता है, सेपरेशन के जगह पे, और भी इसकी एप्लीकेशन है। जियो नेट हो गया आपका। अगर इमेज है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जियो नेट इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से जियो नेट बनता है आपका। सेकेंड आपका जियो कंपोजिट। जियो कंपोजिट बेसिकली जितने भी जियो सिंथेटिक पॉलीमर टाइप है सब, इसमें किसी दो को कंबाइन करके जियो कंपोजिट बनाया जाता है। तो कंपोजिट मटेरियल कंबाइन टू और मोर जियो सिंथेटिक, जैसे जियो टेक्सटाइल बॉन्डेड विथ जियो नेट, जियो टेक्सटाइल को जियो नेट के साथ बॉन्ड कर देता है, या फिर सिमिलर फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज पर्पस के लिए काम आ जाता है। ऐसे एक ही, जब दो एप्लीकेशन के लिए एक ही बार हमको काम करना होता है ना, तो इस तरह से हम जियो कंपोजिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका जियो फोम। ये लाइट वेट होता है, क्योंकि फोम आप जानते हैं हल्का होता है। लाइट वेट पॉलीस्ट्रीन ब्लॉक यूज टू फिल ओवर सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सॉइल के ऊपर फिल करने के लिए उसको यूज किया जाता है। रिड्यूस लोड एंड सेटलमेंट इन एम्बैगमेंट, पेवमेंट एंड ब्रिज अबेटमेंट, ये सब जगह पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जियो पाइप। ये पाइप जो पीवीसी आपने पाइप देखा है ना, तो पीवीसी पाइप जियो पाइप का ही एग्जाम्पल है। तो ये प्लास्टिक पाइप के फॉर्म में होता है, जैसे एचडीपी हो गया, या पीवीसी पाइप हो गया जो घर में यूज़ करते हैं, या पीपी पॉलीमर प्रिलिन पाइप हो गया। ठीक है, ऑफर प्रिफर्ड यूज टू सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सब सरफेस के ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेट स्टेट कलेक्टिव या हाईवे के एज ड्रेनेज हो गया, तो ये सब जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जियो सेल। ठीक है, सेलुलर कॉन्फ़िगरेटेड सिस्टम। ये हनीकुम देखे ना आपने, मधुमक्खी का जो होता जिसे बोलते हैं हनीकुम, तो वो 3D टाइप के स्ट्रक्चर का होता है। पॉलीमर स्ट्रक्चर दैट फिल्ड विथ सॉइल, पॉलीमर के स्ट्रक्चर जो कि सॉइल से भरा हुआ होता है, सॉइल हो गया, ग्रेवल हो गया, कंक्रीट से इसको भर देते हैं, ताकि फॉर लोड सपोर्ट के लिए। इरोजन कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे रोड बना है, रोड के साइड में जो स्लोप होता है ना, तो उसको सस्टेन कराने के लिए हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं। एंड एज अ रेनफोर्समेंट भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका जियो पेवर्स। ये इमर्जिंग टाइप का होता है, परमेबल जियो सिंथेटिक फॉर लोड बियरिंग सरफेस लाइक ड्राइववे एंड पार्किंग लॉट्स। तो ये कुछ 10 तरह का मैंने आपको जियो सिंथेटिक मटेरियल बताया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जियो क्ले लिंटर ऐसा होता है। जियो पाइप देखिए पाइप के फॉर्म में होता है। ऐसे पाइप आप लोगों ने देखा हो जो बेसिंग के नीचे लगा हुआ होता है, तो ये हो गया आपका जियो कंपोजिट हो गया, 2 तरह का मिला हुआ होता है। जियो फोम देखिए, फोम जो आप लोगों ने खैक्सा देखा है ना, जो बिल्कुल लाइट वेट होता है, तो वो आपका जियो फोम ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका इसी में सब टॉपिक है वो है फंक्शन एंड एप्लीकेशन। जियो सिंथेटिक मटेरियल, उसके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन आता है, आपको मैंने बताया है, बस इसको एक वर्ड देकर समझा रहा हूँ, सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेपरेशन यानी कि 2 लेयर को सेपरेट करना, यानी कि पहला वाला लेयर को दूसरे से ना मिलने देना, बेसिकली दोनों को सेपरेट, दोनों को अलग अलग रखना, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। एंड देन फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना, फिल्टर करने के काम भी जियो सिंथेटिक मटेरियल आता है। तो जियो टेक्सटाइल प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ बेस और सब ग्रेड सर्फेस, जो बेस सरफेस हो गया या सब ग्रेड लेयर हो गया, ये दोनों को सेपरेट होने से जियो टेक्सटाइल बचाता है। ऑल्सो यूज एज अ फिल्टर इन ड्रेनेज, ड्रेनेज में फिल्टर की तरह यूज करता है। सिस्टम इन रिटेनिंग वॉल, तो इसका पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड आपका रेनफोर्समेंट एंड स्टेबलाइजेशन। तो जियो ग्रिड जो कि मैंने आपको बताया, जियो टेक्सटाइल, जियो सेल, रेनफोर्समेंट, सॉइल इन एम्बैगमेंट, रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड पेवमेंट, इनहेंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन है, रेनफोर्समेंट की तरह, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की तरह काम करता है। थर्ड आपका कंटामिनेट एंड सीपेज कंट्रोल। सीपेज को जो सीपेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जियो मेम्ब्रेन एंड जीसीएल फॉर्म बैरियर इन लैंडफिल। जब बैरियर लैंडफिल करते हैं तो वहाँ पे बैरियर होता है, ताकि जो डंपिंग मटेरियल है उसमें से निकलने वाले केमिकल्स ग्राउंड वाटर तक ना जाए, इसीलिए वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट किया जाता है। और बैरियर के लिए आपको जियो मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं बेसिकली।
और जियो मेम्ब्रेन एक काइंड ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल है। लैंडफिल हो गया, डैम हो गया या कैनाल हो गया या पॉन्ड्स टू प्रिवेंट फ्लूड इन्फ्लेशन, फ्लूड को मिक्स मतलब ग्राउंड वाटर या फिर इन्फ्लेशन से बचाता है बेसिकली। तो 3 फंक्शन क्लियर है। नेक्स्ट आपका ड्रेनेज, ठीक है। तो जियो सिंथेटिक मटेरियल को एज अ ड्रेनेज भी यूज़ करते हैं, जैसे जियो नेट हो गया, जियो कंपोजिट हो गया, जियो टेक्सटाइल फैसिलिटी इन प्लेन ड्रेनेज, लैचेट कलेक्शन एंड मॉइस्चर कंट्रोल की जगह पे भी इसको यूज़ करते हैं एज अ ड्रेनेज। नेक्स्ट आपका लाइट वेट फिल या फिर लैंड रिडक्शन, जब लैंड रिडक्शन करते हैं या लाइट वेट फिलिंग करते हैं, जैसे जियो फोम हो गया, जियो फोम देखते हैं आप कितना हल्का होता है। अब कोई जगह को फिल करना है तो वहाँ पे हम लाइट वेट फिल की जगह पे जियो फोम का यूज़ कर सकते हैं। जियो सेल प्रोवाइड लाइट वेट सॉल्यूशन टू रिड्यूस फाउंडेशन प्रेशर एंड सेटलमेंट, और इसकी वजह से आपका फाउंडेशन की प्रेशर कम जाएगा, जाहिर सी बात हल्का होने का जो सेटलमेंट भी कम होगा। तो ये कुछ आपका अप्लीकेशन है, अप्लीकेशन और इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर फंक्शन पे क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको इमेज दिखा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं कि 1 बाय 1 जितने भी हमने टाइप ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल पढ़ा उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि इसी स्लाइड के थ्रू क्वेश्चन आता है। तो जियो टेक्सटाइल की बात करें तो जियो टेक्सटाइल आपका सेपरेशन करता है, रेनफोर्समेंट के काम भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है और ड्रेनेज भी करता है, बट ये कंटामिनेंट में नहीं करता है, ठीक है। जियोग्रेड की बात करें तो सेपरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, रेनफोर्समेंट की तरह काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो जियोग्रेड बेसिकली ओनली विच इज यूज फॉर ओनली रेनफोर्समेंट पर्पस। जियोनेट की बात करें तो सिर्फ ये ड्रेनेज के जगह पे काम करता है जियोनेट, ठीक है। जियो मेम्ब्रेन की बात करें तो सिर्फ आपका एज अ कंटामिनेंट की तरह काम करता है। जियो सिंथेटिक क्ले लिनर की बात करें तो ये भी सिर्फ आपका कंटामिनेंट की जगह पे ही काम करेगा। जियो पाइप की बात करें जो पाइप के फॉर्म में रहता है तो ये ओनली ड्रेनेज, ये तो जानते हैं आप, समझ सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए जियो पाइप की ही जरूरत पड़ती है। पाइप के बिना ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकते हैं, आपने पीवीसी पाइप देखा होगा, ठीक है। वही नेक्स्ट अगर जियो फोम की बात करें तो जियो फोम सेपरेशन में काम आता है, ओनली फॉर सेपरेशन। फिर जियो कंपोजिट की बात करें तो ये आपका सब में काम आता है, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल है तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो काम लेना है तो इसमें से उसके हिसाब से 2 को मिला करके तीसरा बना लेंगे। तो ये सेपरेशन में भी काम आएगा, रेनफोर्समेंट एंड फिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज, साथ में आपका कंटामिनेंट, तो हर जगह पे जियो कंपोजिट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेपरेशन किस तरह से होता है। सेपरेशन देखिए ऊपर में कुछ है और ये आपका सेपरेशन का लेयर है, तो ये लेयर जो है आपको नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे से नहीं मिलने देगा। रेनफोर्समेंट की तरह ये देखिए कोई मटेरियल तो इसमें इसको अगर प्रोवाइड कर दिए तो ये क्रैकिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, क्रैकिंग को रिड्यूस करके। ड्रेनेज की बात करें, देखिए ड्रेनेज की तरह भी काम करता है आपका फिल्ट्रेशन। कोई भी मटेरियल है इस साइड में तो उसको ये फिल्ट्रेशन लेयर लगा देने से एज अ फिल्टर काम करता है, ठीक है, बैरियर की तरह काम करता है, कंटामिनेंट की तरह काम करेगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन के जगह पे भी ये काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल। जियो सिंथेटिक मटेरियल का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो मटेरियल है कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है ये। और इसका रीज़न ये है कि पॉलीमर से बना होता है, पॉलीमर जो होता है ओवरऑल उतना ज़्यादा हमें महंगा नहीं पड़ता है। और चूंकि इसकी एडवांटेज बहुत सारे, बहुत फ़ायदा है यूज़ करने का, तो इसलिए इसका अगर थोड़ा महंगा भी होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ये महंगा फील नहीं होता, इसलिए ओवरऑल इसे कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका आसान है, लाइट वेट है। जियो फोम्स की बात कर ले या फिर ओवरऑल जितने भी मटेरियल है ना टाइप ऑफ जियो सिंथेटिक है, तो वो सब लाइट वेट ही है, हल्का होता है नेचर में। एंड मल्टी फंक्शन है, आपने देखा है जियो कंपोजिट का ले लें या फिर किसी का भी ले लें, जियोग्रिड का भी मल्टी फंक्शन है, देखिए यहाँ पे ये और भी ये काम करता है। जियो टेक्सटाइल देखिए मल्टी फंक्शन है, तो इस तरह से ये मल्टी फंक्शन भी है। साथ में आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तभी तो इन्वायरमेंट के साथ ओपनली इसको यूज़ करते हैं। कोरिजन एंड केमिकल रेजिस्टेंस भी है आपका इसमें। ये जो आपका जो टेक्सटाइल मटेरियल है, जो सिंथेटिक मटेरियल है, उसमें कोई जंग नहीं लगता है, क्योंकि पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है और जंग मेनली मेटल में लगता है। तो ये ओवरऑल इसमें जंग नहीं लगता और इसको केमिकल से भी ज़्यादा नुकसान नहीं, बिल्कुल केमिकल को रजिस्ट कर देता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल भी आपका ये इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये कुछ आपकी एडवांटेज है ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल। कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो ये यूवी डिग्रेडेशन है, ये सबसे मेजर इसकी डिसएडवांटेज, यानी कि अगर ये आपका जियो सिंथेटिक मटेरियल है और ऊपर सनलाइट से आने वाले यूवी रेज इस पर बहुत देर तक एक्सपोज रहता है, तो ये इसकी क्वालिटी और इसकी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये आपका यूवी डिग्रेडेशन है।
इंस्टॉलेशन सेंसिटिविटी, आप जब इसको अप्लाई करेंगे, जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की और बहुत सेंसिटिव, बहुत ध्यान से काम करने वाला चीज़ है, ये स्किल्ड लेवल की ज़रूरत पड़ती है। क्लैगिंग ऑफ जियो टेक्सटाइल, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। फ्लेमेबल, आग जलाने से ये जल सकता है, ठीक है, और आग को और ज़्यादा मतलब इसमें और ज़्यादा तेज से आग पकड़ेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लोड कैपेसिटी, जियोफॉर्म्स हो गया, जियोफॉर्म आप देखें कितना हल्का होता है, उसे अगर आप हाथ से भी ऐसे क्रैक करना चाहें तो टूट जाता है, तो इसकी लोड कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। कंपेटिबिलिटी इशू भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है जियो सिंथेटिक मटेरियल का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है आपके सिलेबस में, वो है बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है। आपने जियो सिंथेटिक मटेरियल पढ़ लिया, अब हम जानते हैं कि बिटुमिनस मटेरियल क्या होता है। आपको मैं ये इमेज से अगर आप समझेंगे तो बहुत ईजी समझ, ऐसे कुछ इस टाइप का मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो इस टाइप का मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक ब्लैक से तार के तरह, चारकोल के तरह जो होता है, तो कुछ उसी तरह से होता है आपका बिटुमिनस मटेरियल। आइए जानते हैं क्या होता है। बिटुमिनस मटेरियल रेफर्स टू द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग बिटुमिन। बिटुमिनस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बिटुमिन कंटेन करता है, विच इज विस्कस। बिटुमिन एक विस्कस मटेरियल है। विस्कस यानी कि एकदम स्टिकी टाइप का मटेरियल है जिसका विस्कोसिटी लो होता है, ठीक है। ब्लैक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द डाइल्यूटेड ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए ये चीज़ हमें मिलता कहाँ से है, ये जानना जरूरी है। तो जो कोल इंडस्ट्री होती है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है, तो पेट्रोलियम में क्या होता है कि समुद्र से या फिर कहीं से भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है। क्रूड ऑयल का मतलब है कि उसमें सारा तरह का पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब उसमें मिक्स होता है, तो उसको ला करके डिस्टिलेशन प्लांट में लाया जाता है। अब प्लांट में टेम्परेचर के वेरिएशन पे सबको फिल्टर करके अलग अलग किया जाता है। तो मान लीजिए कि सबसे टॉप में आपको पेट्रोल मिल गया, फिर आपको डीजल मिल गया, फिर आपको एलपीजी मिल गया। इस तरह से जो इंड में बचता है ना, इंड में जो सबसे लास्ट में बचता है, तो वो होता है आपका बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है उसका लास्ट में जो बचता है ना, दैट इज कॉल्ड बिटुमिनस मटेरियल, और ये काइंड ऑफ विस्कोस मटेरियल होता है। इसका ब्लैक हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें कार्बन की कंटामिनेंट बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ब्लैक हाइड्रोकार्बन की तरह होता है ये, ठीक है। तो बिटुमिनस मटेरियल के लिए आपको एक काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एक और इसमें जो टॉपिक है एस्फाल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्फाल्ट कॉन्क्रीट, मैकेडम, ब्लैक टॉप एंड टर्मेक। इस नाम से ये सारा एस्फाल्ट को इस नाम से भी जानते हैं। इज अ कंपोजिट मिनरल एग्रीगेट बाउंडेड विद बिटुमिनस। ये जो आप रोड की जो पिच जिसे बोलते हैं ना, तो जो रोड आप लोगों ने देखा होगा पिचिंग रोड, तो वो बेसिकली बिटुमिनस को जब हम कंक्रीट के साथ मिक्स करते हैं तो ये चीज़ हमें मिलती है जो आप रोड पे देख रहे हैं, और इसी को बोलते हैं एस्फाल्ट, ठीक है। तो जब बिटुमिनस यानी कि जो बाई प्रोडक्ट है कोल इंडस्ट्री का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, उसको स्मॉल कोर्स फाइन एग्रीगेट के साथ जब मिक्स करते हैं तो कुछ इस तरह का मटेरियल बनता है, स्टिकी टाइप का, और इसको ले जाकर के रोड पे डालते हैं और ऊपर से कॉम्पैक्टर चलाते हैं, और कॉम्पैक्टर चलाने की वजह से ये हार्ड हो जाता है और ओवरऑल आपकी रोड बन जाती है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर पेवमेंट, रोड को पेमेंट बनाने में, रोड सरफेस बनाने में, रनवे, एयरपोर्ट के रनवे बनाने में, एंड फिलिंग मटेरियल इन डैम में फिलिंग मटेरियल की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो बिटुमिनस बेसिकली बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, जो कि विस्कस मटेरियल है। एंड एस्फाल्ट, जब बिटुमिनस को एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं देन वी विल गेट द एस्फाल्ट, ठीक है। तो ये आपका बिटुमिनस है एंड दिस वन इज एस्फाल्ट। अब हम बात करते हैं कंपोजिट एंड प्रॉपर्टी की। बिटुमिन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो कंपोजिट ऑफ बिटुमिन की बात करें तो बिटुमिन कंप्राइज हाइड्रोकार्बन कैटेगराइज इनटू, जो बिटुमिनस का जो हाइड्रोकार्बन होती है वो दो पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज होती है। एक होता है आपका एस्फाल्टनेस, एक होता है मेल्टनेस, ठीक है। टिपिकली एलिमेंट कंपोजिट 80% ऑफ कार्बन, आपका बिटुमिन में 80% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है एंड अप टू 6% सल्फर होता है। ये तीन कंपोजिट होता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड आपका सल्फर, अप्रोक्स 6%। वहीं अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि बिटुमिनस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले आपका थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर, यानी कि ये इस तरह का मटेरियल कि अगर आप इसको हीट दीजिएगा तो ये विस्कस हो जाएगा, और ये कोल्ड होने लगेगा बस ये हार्ड हो जाएगा। ये इसका थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर है। सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट हो जाएगा विथ हीट,
एंड हार्डर विद कूल। गर्म के साथ ये सॉफ्ट हो जाएगा और कोल्ड के साथ ये हार्ड हो जाएगा। और यही प्रॉपर्टी तो चाहिए आपको रोड बनाने के लिए। ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं। आइडियल फॉर बाइंडिंग विथ एग्रीगेट एंड पेवमेंट। पेवमेंट बनाने के लिए ये आइडियल होता है जब एग्रीगेट के साथ इसको बाइंड करते हैं तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडेशन एंड वाटर प्रूफिंग। ठीक है, कैपेबिलिटीज विद ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, गुड रेजिस्टेंस टू हीट, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है, साउंड रेजिस्टेंस मटेरियल एंड इलास्टिसिटी हो, इलास्टिक मटेरियल है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोलेबल इन कार्बन डिसल्फाइड, इज केमिकली स्टेबल। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टी है ऑफ बिटुमिन मटेरियल। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक रहने वाला है वो टाइप ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। हमने जान लिया कि बिटुमिन जो मटेरियल है वो एक काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट है ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो कि एक ब्लैक विस्कस मटेरियल है। तो इसकी टाइप है, टाइप डिपेंड करती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिटुमिनस मटेरियल आर यूज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप की बिटुमिनस मटेरियल यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल बाइंडर एंड मॉडिफायर। इसकी बाइंडर और मॉडिफायर पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। मॉडिफायर्स और बाइंडर आर सब्सटेंस tends to lessens to temperature susceptibility of bitumen and vary temperatures based on the type of binding or modifier used to different type of bituminous। तो बेसिकली इसकी टाइप बाइंडर और मॉडिफायर पे डिपेंड करता है। और टाइप कौन कौन सा है? पहला एस्फाल्ट, दूसरा कटबैक बिटुमिन, तीसरा आपका बिटुमिनस तार और चौथा आपका बिटुमिनस इमल्सन एंड फोर्थ आपका तार। ये चार तरह के बिटुमिन मटेरियल आप सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एस्फाल्ट क्या होता है। तो एस्फाल्ट देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो एस्फाल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन और कोर्स एग्रीगेट। जो एग्रीगेट जो गिट्टी होती है, तो ये फाइन या कोर्स एग्रीगेट, मेनली फाइन एग्रीगेट ही होता है मोस्ट पोर्शन। तो फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट का ये मिक्सचर होता है विथ लाइक जैसे सैंड फिलर हो गया एंड अ बिटुमिनस मटेरियल। तो जब आप बिटुमिनस मटेरियल को फाइन एग्रीगेट से मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है एस्फाल्ट। ठीक है, और इसी का यूज करते हैं पेवमेंट बनाने में। जो रोड पे आप पिच देखते हैं ना, पिच जिसे बोलते हैं आसान सी भाषा में, तो वो यही होता है। इट इज यूजुअली हैज बीन 4 to 7% बिटुमिनस इन इट। 4 से 7% बिटुमिन होता है। बिटुमिन की रेशियो काफ़ी कम होती है और एग्रीगेट की रेशियो ज़्यादा होती है। एस्फाल्ट इज मोस्टली यूज इन बिल्डिंग रोड। रोड बनाने में एस्फाल्ट का मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एस्फाल्ट की, वो डिपेंड करता है जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसके टाइप पे, किस टाइप का कोर्स कर रहा है, फाइन कर रहे हैं, सेमी फाइन कर रहे हैं, या फिर उसकी साइज क्या है एंड कितना अमाउंट में यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, उस पर डिपेंड करती है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग कैन बी चेंज्ड टू गिव एस्फाल्ट राइट प्रॉपर्टी ऑफ द जॉब फॉर द जॉब। ये आपकी एस्फाल्ट होती है। जब बिटुमिन को एग्रीगेट से मिक्स करते हैं तो देन वी विल गेट द एस्फाल्ट। ठीक है, सेकेंड आपका कटबैक बिटुमिन। ठीक है, कुछ इस तरह का कटबैक बिटुमिन होता है। तो कटबैक बिटुमिन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन ऑफ बिटुमिन विद सुटेबल वोलेटाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक कोल तार एंड नेफ्थान, गैसोलाइन, क्रिस्टल ऑयल। जब क्रिस्टल ऑयल, नेफ्थान और गैसोलिन को जब इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलता है तो ये प्रिपेयर होता है बाय डाइल्यूशन ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन को डाइल्यूट करके कटबैक बिटुमिन मिलता है। ठीक है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच प्रोडक्ट लीड टू रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी इन बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन के अंदर विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। द एप्लीकेशन ऑफ कटबैक बिटुमिन इज फॉलोड बाय द इवोपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, वाइल बिटुमिन इज लेफ्ट बिहाइंड टू बाइंड विथ एग्रीगेट। ये भी एक एग्रीगेट के साथ बाइंड करके एक लेयर फॉर्म करने का काम करता है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन द डिफरेंट सॉल्वेंट एंड कटबैक बिटुमिन इज कैटेगराइज। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे हम कटबैक बिटुमिन को भी क्लासीफाई करते हैं इनटू रैपिड। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है? रैपिड क्यूरिंग, मतलब ऐसा बिटुमिन कटबैक बिटुमिन होगा जो कि जब उसको हम पेस्ट कर देंगे, जब उससे एक लेयर फॉर्म कर देंगे तो रैपिडली क्यूर हो जाएगा। मतलब उसको हार्डनेस गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड रैपिड क्यूरिंग। सेकेंड होता है आपका मीडियम क्यूरिंग, यानी कि थोड़ा
मीडियम टाइम लेगा, और एक होता है स्लो क्यूरिंग, बहुत स्लोली स्लोली क्यूर करेगा। तो ये आपका 3 टाइप होता है ऑफ कटबैक बिटुमिन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ही लाइन में चीज मेंशन किया हुआ, टाइप ऑफ कटबैक बिटुमिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिटुमिन इमल्सन। ये कटायन और अनायन के प्रिंसिपल पे थोड़ा काम करता है। ठीक है, तो बिटुमिन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम कंसिस्ट करता है इन विच द बिटुमिन ग्लोबस एक्टिंग एज अ इमल्सन आर सस्पेंडेड इन वाटर विद द एड ऑफ सर्टेन इमल्सन, इमल्सीफायर के थ्रू ये वाटर से रिएक्ट करता है। द इमल्सीफाई एजेंट इज एम टू स्टेबलाइज द बिटुमिन इमल्सन। जो इमल्सीफाई एजेंट होता है वो बिटुमिन इमल्सन को स्टेबलाइज करेगा इसके अंदर में, कटायन और एनायन को। दिस इमल्सन चार्ज द इमल्सन आफ्टर ब्रेकिंग इनटू आयंस। जब ये जो आपका बिटुमिन इमल्सन है, ये जब ब्रेक करता है तो आप जो स्टेबलाइजर को यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एजेंट ही इसको चार्ज करता है पॉजिटिव और निगेटिव में। दिस चार्जिंग ऑफ द बिटुमिन इमल्सन ड्यू टू दीज आयन रिजल्ट इन द पार्टिकल्स रिपेलिंग ईच अदर। इसमें क्या करता है, पार्टिकल्स रिपेल करेगा ईच अदर को। जैसे ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव तो अटैक करेगा, लेकिन वंस अगर दोनों सेम होगा तो ये रिपेल करेगा ईच अदर, एक दूसरे को। द सस्पेंशन थस फॉर्म रिमेन स्टेबल एंड ड्यूरेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमल्सन, स्टे इंटैक्ट एंड डज नॉट ब्रेक। ठीक है, बिटुमिन इमल्सन को हम फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं इसके आयन के बेसिस पे। तो कटायन होगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, पॉजिटिव स्टेबलाइजर के थ्रू बना होगा, तो कटायन इमल्सन हो गया, जैसे कि अमोनियम साल्ट हो गया। एंड अनायन इमल्सन, ठीक है, जो अगला क्लासिफिकेशन, इसको ये इसका एग्जांपल है सोडियम स्ट्रेट। नेक्स्ट आपका कटायन इमल्सन मेक बिटुमिन पॉजिटिवली चार्ज। ये जो आपका कटायन इमल्सन है उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो कटायन इमल्सन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड वाइल अनायन इमल्सन मेक बिटुमिन निगेटिवली चार्ज। और जो अनायन इमल्सन होता है वो निगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ स्पीड ऑफ स्टिंग इनटू। ये जो बिटुमिन इमल्सन है वो जब इसको हम एक लेयर बनाते हैं, जब इसका एप्लीकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो क्यूरिंग के बेसिस पे, सीटिंग टाइम के बेसिस पे भी क्लासीफाई होता है। जैसे नॉर्मल क्लासिफिकेशन तो आपको दो समझ में आ रहा है कि वन ऑफ डैट इज कटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड वन ऑफ डैट इज अनायन जो कि निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन ये सीटिंग के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका रैपिड सीटिंग, जिसे आरसी बोलते हैं। देन सेकंड वन इज मीडियम सीटिंग एंड थर्ड वन इज स्लो सीटिंग। रैपिड सीटिंग वही रैपिडली इसकी हार्डनेस गेन हो जाएगी, मीडियम में थोड़ा सा टाइम लेगा, स्लो में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये तो होता है आपका बिटुमिन इमल्सन। नेक्स्ट आपका तार, ठीक है, जिसे तारकोल भी बोलते हैं। इट इज़ डार्क कलर्ड, जैसे कि कुछ इस तरह का तारकोल होता है। ठीक है, तो इट इज़ डार्क कलर्ड फ्लेमेबल मटेरियल। फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो आग पे और मतलब आग से इफेक्ट होगा। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है हीट के कांटेक्ट मारने से। इन अ लिक्विड फॉर्म ऑब्टेनिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डाइल्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। जब डिस्ट्रक्टिव डाइल्यूशन पेट्रोलियम का करते हैं तो लास्ट में हमें तार मिलता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बेसिकली इसमें हाइड्रोकार्बन होता है एंड रेजिन्स होता है इंक्लूडिंग अदर कंपोनेंट। तो बेसिकली इसमें मेन होता है हाइड्रोकार्बन एंड रेजिन्स आपके तार में। इसके साथ में और भी कंपोनेंट भी होता है। तार हैज़ अ विस्कोसिटी एंड फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग पेवमेंट। इसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है और ये इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है पेवमेंट बनाने में। ठीक है, या फिर पार्टिशनली बनाने में। तार इज मोर डक्टाइल देन बिटुमिन। जो बिटुमिन मटेरियल जो है उससे भी ज़्यादा ये डक्टाइल होता है। और बिटुमिन और तार दोनों का एप्लीकेशन ओवरऑल सेम ही है, पेवमेंट बनाने में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन तार जो होता है वो मोर डक्टाइल होता है कंपेयर टू बिटुमिन एंड हैज़ मोर टेम्परेचर सब्सिक्बिलिटी। ये ज़्यादा टेम्परेचर को ये रजिस्ट कर पाएगा, अनलाइक बिटुमिन। बिटुमिन से ज़्यादा टेम्परेचर ये रजिस्ट कर पाता है। तार हैज़ सॉल्युबल इन टॉलरेंस। तार जो है वो ऑल्सो क्लासीफाई किया जाता है RT1 ग्रेड के हिसाब से। ये क्लासिफिकेशन है RT2, RT3, RT4 एंड RT4। ये 5 क्लासिफिकेशन है तार का विद द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ तार। ठीक है, तो ये जो 4 तरह की मैं आपको यहाँ पे बताया था,
एसफाल्ट हम लोगों ने जान लिया, ये मिक्सचर है एग्रीगेट और बिटुमिन का। फिर कटबैक बिटुमिन जाना हमने, फिर बिटुमिन इमल्शन जाना जो कि ये कटायन अनायन के बेसिस पे होता है, और ये तार जो कि ये भी विस्कस मटेरियल ही है, इसको भी पेमेंट बनाने में ही यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल ये जो चारों है, चारों का एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन देखें तो पेमेंट बनाने में ही यूज़ होता है, लेकिन सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशन एंड यूज़ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये चारों की कॉमन एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। रोड एंड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, रोड या फिर रोड की जो फाउंडेशन होते हैं, डेट इज कॉल्ड पेवमेंट, तो उसके कंस्ट्रक्शन में ये चारों को यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग एजेंट इन हॉट, बाइंडिंग एजेंट की तरफ, ठीक है, वार्म एंड कोल्ड मिक्स्ड एसफाल्ट, मिक्स्ड जो एसफाल्ट जो होता है उसके तरह, जैसे एग्रीगेट को, ये सारे जो मैंने आपको चार बताया, तार, बिटुमिन, इमल्शन, कटबैक, बिटुमिन, तो ये सबको मिक्स करके पेवमेंट या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वाटर प्रूफिंग या फिर रूफिंग करने के लिए, वाटर प्रूफिंग लोकेशन बनाने के लिए, जैसे सील प्रोवाइड कर, जैसे छत है ना, तो छत पुराना छत है तो उसके ऊपर बिटुमिन मटेरियल का एक कोट अप्लाई कर देंगे, तो इसकी वजह से वो वाटर प्रूफ बन जाएगा। रूफिंग, छत पे भी इसको यूज़ करते हैं, एज अ रूफिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यूज इन रूफिंग फेल्ड, डीपीसी, डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन हो गया, एक्सपेंडेंट जॉइंट फिलर, जो अगर कहीं पे जॉइंट है, लाइक अगर यहाँ पे कॉर्नर पे जॉइंट है और जॉइंट क्रैक होने लग रहा है, तो आप इसको वो जॉइंट को, क्रैक को फिल करने की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। पेंट में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका स्ट्रक्चर यूज, जैसे कि यूज एज अ डीपीसी कोर्स, डैम प्रूफिंग कोर्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर में सीलेंट जो आ जाता है ना, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल जो होता है, तो स्विमिंग पूल का जो ये सरफेस है ना, तो सरफेस पे भी बिटुमिन से ही कोट किया जाता है, ठीक है, ताकि एक स्मूथ सरफेस हो जाए। लाइनिंग एंड टैंक लाइनिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन एंड फिल्टर के जगह पे भी यूज़ करते हैं इसको। थर्मल इंसुलेटर लेयर, ठीक है। बाइंडिंग एंड एक्सपेंशन एंड जॉइंट फिलर एंड एडेटिव फॉर सरफेस फिनिशिंग, ये कुछ मेजर एप्लीकेशन है बिटुमिन मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, ऐसा मटेरियल, यानी कि फायर रेजिस्टेंस मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जो फायर से होने वाली जो हार्म है उससे बचाए, फायर को, आग के फ्लो को रोके, उसको रजिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, ठीक है। आइए अब हम इसके टेक्निकल टर्म्स को जानते हैं, ठीक है। दिस इज द टॉपिक। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो कि एक ऐसा मटेरियल जो कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाता है, एंड ये प्रिवेंट, रोकता है या फिर स्लो करता है किसको, स्प्रेड, जो आग जलता है, आग के फैलाव को, जैसे यहाँ पे आग जल रहा है तो आग के फैलाव को या तो ये रोकेगा या फिर इसको स्लो करेगा, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल को यूज़ करने से। कॉमन एग्जांपल इंक्लूडिंग कंक्रीट, जैसे कंक्रीट हो गया, जिप्सम हो गया, जिप्सम बोर्ड एंड फायर रेजिस्टेंस ग्लास, ये सारा कॉमन एग्जांपल अबाउट फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। दीज मटेरियल आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर एप्लीकेशन टू इनहेंस सेफ्टी, ये कंस्ट्रक्शन या फिर और भी जो भी इसके एप्लीकेशन है उसमें सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी और ड्यूरिंग फायर, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए फायर रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो कंक्रीट एक फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है, ठीक है। जिप्सम बोर्ड हो गया, फायर रेजिस्टेंस ग्लास हो गया, तो ये सारा फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। कंक्रीट की बात करें तो हाईली फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, बहुत अच्छा फायर रेजिस्टेंस मटेरियल माना जाता है इसे। दैट डज नॉट इग्नाइट, तो ये बिल्कुल जलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड हैज स्लो हीट ट्रांसफर, और साथ में ये जो हीट की फ्लो होती है, अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसका जो फ्लो होता है उसको भी ये कम करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है। हीट रेट, ट्रांसफर रेट को स्लो करता है। जिप्सम बोर्ड की बात करें तो कॉमनली यूज्ड इन इंटीरियर वॉल के जगह पे इसको जिप्सम बोर्ड को यूज़ करते हैं, सेलिंग में यूज़ करते हैं। जिप्सम बोर्ड कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर दैट रिलीज एंड स्टीम ड्यूरिंग अ फायर, ये जो जिप्सम बोर्ड होता है वो केमिकली कंबाइंड वाटर इसके अंदर होता है, बेसिकली केमिकली कंबाइंड वाटर जिप्सम बोर्ड के अंदर होता है, और जब आग लग जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर से उसको स्टीम के फॉर्म में रिलीज करता है, और जिसकी वजह से आग की ट्रांसफरिंग रेट कम जाती है, वहाँ पे हीट कम जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका जिप्सम बोर्ड काम करता है। थर्ड आपका फायर रेजिस्टेंट ग्लास, डिजाइन टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये ऐसे इंजीनियर ग्लास होता है, इंजीनियर ग्लास होता है जो कि डिज़ाइन किया हुआ होता है ताकि वो हाई टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर पाए, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास आप लोगों ने सुना होगा। एंड प्रिवेंट फायर फ्रॉम
स्प्रेडिंग थ्रू विंडो से जो फायर स्प्रेड करता है उसको, उससे रोकता है ये। नेक्स्ट आपका ब्रिक ईट, तो ये भी एक फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, अ ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रीटेड वुड एज इंजीनियर वुड जो होता है, वो जो ट्रीटेड वुड इंजीनियर वुड के अंडर में आता है, तो ट्रीटेड वुड भी होता है जिसमें आग नहीं लगती है जल्दी। ठीक है, वुड ट्रीटेड विद फायर रिडंडेंट केमिकल, इसे एक फायर रिडंडेंट केमिकल के हेल्प से बनाया जाता है, इसको कंबाइन करके बनाया जाता है टू इम्प्रूव, जैसे उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस ऑफ हीट। ठीक है, आग को रेजिस्टेंस करने लगेगा। नेक्स्ट आपका मिनरल वुल, a typically insulation that provide both thermal and fire protection। ठीक है, तो ये थर्मल एंड फायर प्रोटेक्शन दोनों होता है। कैल्शियम सिलिकेट, फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल यूज टू वेरियस एप्लीकेशन। कैल्शियम सिलिकेट एक फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल जो कि बहुत एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, प्रीलाइट बोर्ड हो गया, लाइट वेट एंड फायर रेजिस्टेंस बोर्ड मेड फ्रॉम एक्सपेंडेड वोल्केनिक गैस, एक्सपेंडेड वोल्केनिक गैस होता है ना, उससे बना हुआ होता है आपका प्रीलाइट बोर्ड। तो ये कुछ टाइप ऑफ बिटुमिन मटेरियल है बिल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे देखिए कंक्रीट इमेज में, कंक्रीट, स्टोन भी हो गया, स्टील भी आपका फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, ग्लास हो गया, ग्लास पे मैं बताई थी, और जिप्सम भी है, ब्रिक है आपका, फिर आपका कास्ट आयरन हो गया, तो ये सारा फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें गुड फायर के, जो गुड फायर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसकी ये लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो आग जो फैलता है तो इसको काफ़ी हद तक ये लो कर देगा, एकदम लो कर देगा सारे मटेरियल। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को ये लो कर देता है। मटेरियल दैट रजिस्ट हीट ट्रांसफर, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट ट्रांसफर को रजिस्ट करता है। अगर आग यहाँ जला है तो ये फैल रहा है तो ये रास्ते में एक बैरियर की तरह बन जाएगा फायर रजिस्टिंग मटेरियल, जैसे कि ब्रिक हो गया, जिप्सम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी अंडर थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, शुड नॉट अवॉइड एक्सपेंशन। ठीक है, इंटीग्रिटी अंडर फायर एक्सपोजर, जो फायर एक्सपोजर है, इंटीग्रिटी अंडर शुड नॉट क्रम्बल, डिसइंटीग्रेटेड एंड लॉस ऑफ स्ट्रक्चर कोहेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी प्रीफर नॉन कम्बेसिबल, ये नॉट कम्बेसिबल होता है। ठीक है, बट टर्म नॉट कम्बेसिबल डज नॉट गारंटेड गुड हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टील बर्न स्ट्रक्चर, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे मटेरियल वाइज फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। मटेरियल वाइज अब फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था कि स्टोन एक फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये एक नॉन कम्बेसिबल मटेरियल है विथ लो हीट कंडक्टिविटी, जो कि हीट कंडक्टिविटी को काफ़ी लो कर देता है, बट पोर्न इंडिस्टिंगेटेड अंडर द हीट और रैपिड कूलिंग, रैपिडली कूलिंग और हाई हीट ट्रांसफरिंग का ये होती है। ठीक है, ग्रेनाइट में एक्सप्लोड। ठीक है, लाइमस्टोन किम्बल इजली, सैंडस्टोन विथ फाइन ग्रेन प्रिफेयर मॉडरेटली। तो ये आपका स्टोन बेसिकली नॉट कम्बेसिबल एंड लो हीट कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर ब्रिक की बात करें तो एक्सलेंट हीट रेजिस्टेंस, हीट को एक्सलेंटली रजिस्ट कर पाता है ब्रिक, अप्रोक्स 1200 से 1300 डिग्री टेम्परेचर तक, ड्यू टू पुअर हीट कंडीशन। ठीक है, ब्रिक मशीनरी विथ गुड मोटार एंड वर्कमैनशिप कैन रजिस्ट फायर अप फॉर वन, जो आपका दीवार है अगर जो बना हुआ है, तो अगर अच्छे मोटार अच्छे मसाले से प्लास्टर के से बना हुआ है तो लगभग 1200 से 1300 डिग्री टेम्परेचर, मतलब एक बहुत हाई टेम्परेचर को लगभग 4 घंटे तक ये झेल जाएगा, रोक लेगा बहुत हाई टेम्परेचर को भी। क्योंकि आपने देखा होगा जो क्ले ब्रिक होता है ना, उसको तो पहले से ही बर्न करके ही बनाया जाता है, तो उसमें पहले से ही कैपेसिटी होती है कि वो फायर को रजिस्ट कर पाता है। इसके अलावा भी जो मैंने आपको यूनिट 1 में जितने भी ब्रिक्स पढ़ाया है तो उसमें मोस्टली फायर रेजिस्टेंस ब्रिक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टिम्बर। बेसिकली टिम्बर होता तो लकड़ी की तरह, तो ये कम्बेसिबल, इग्नाइट क्विकली एंड मे फीड फायर। ठीक है, ये कम्बेसिबल, ये जल सकता है, जल्दी भी जल सकता है और ये आग को फैला भी सकता है। हाउएवर हैवी टिम्बर इज स्लोअर टू इग्नाइट, लेकिन जो कुछ खास तरह की जो टिम्बर होती है, जो इंजीनियर टिम्बर होती है, जो ट्रीटेड टिम्बर होती है, वो थोड़ा स्लो इग्नाइट करेगा, पुअर हीट कंडक्टिविटी देगा ये, एंड चेयरिंग प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन, कुछ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो जो इंजीनियर या ट्रीटेड टिम्बर होता है वो फायर रेजिस्टेंस इम्प्रूव बाई केमिकली ट्रीटमेंट, फायर रेजिस्टेंस को और इम्प्रूव किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, जैसे अमोनिया फास्फोट सल्फेट का लेयर लगा देंगे, ब्रॉक्स का लेयर लगा देंगे,
ठीक है, बोरिक एसिड या जिंक क्लोराइड, तो ये सब केमिकल्स, ये सब से बने हुए पेंट को यूज़ करके हम टिम्बर की को फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टील। स्टील से आप लोग अच्छे से जानते होंगे, स्टील एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक गुड कंडक्टर माना जाता है स्टील को। लॉसेज स्ट्रेंथ रैपिडली बियॉन्ड 600 डिग्री, अगर 600 डिग्री की टेम्परेचर पहुंच जाती है तो वो स्टील जो अपना स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लॉस करने लगेगा, एकदम बिल्कुल जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोहा पिघल भी जाता है, तो अप्रॉक्स 600 डिग्री पहुंचते पहुंचते वो पिघलने वाले स्टेज में आ जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, मुड़ने लगेगा, यील्डिंग स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाएगी इसकी। ठीक है, एंड मेल्ट 1400 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते तो ये मेल्ट हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। रिक्वायर्ड फायर प्रोटेक्टिव लेयर इसको चाहिए, जैसे ब्रिक कॉन्क्रीट, ब्रिक के अंदर अगर स्टील है तो ज़्यादा सस्टेन करेगा, कंक्रीट के अंदर स्टील है, और बेसिकली स्टील को ब्रिक कॉन्क्रीट ये सब के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टील तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका कंक्रीट या आरसीसी, तो ये बेसिकली ये ऑफर वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन सीमेंट और एग्रीगेट क्वालिटी, ये बहुत अच्छा फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी देता है, डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी कौन सा सीमेंट यूज़ किए हैं, कौन सा एग्रीगेट यूज़ किए हैं। ठीक है, रिटेन स्ट्रेंथ अप टू 250 डिग्री टेम्परेचर तक ये रिटर्न कर पाता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट जो स्ट्रक्चर होता है में सर्वाइव अराउंड 1 आवर, 1 घंटा तक सर्वाइव कर सकता है 1000 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्लास, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, ग्लास आपकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर होती है, प्रॉन्स टू क्रैकिंग अंडर द सडन टेम्परेचर चेंज, लेकिन चांस होता है सडन अगर टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से ग्लास क्रैक कर सकता है। फायर रेजिस्टेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव विथ वायर का यूज़ करके फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जा सकता है, लेमिनेटेड ग्लास को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिप्सम, से प्लास्टर बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कंटेनिंग केमिकली बॉन्डेड वाटर, जो प्लास्टर बोर्ड होता है वो उसको जब बनाते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स लगाते हैं जो कि उसके अंदर वाटर को कंटेन करता है, और जब आग लगता है तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आग की फ्लो को रुक जाती है, स्लो हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। एक्स बोर्ड हो गया इसका टाइप में, इनहेंस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका एस्बेस्टर सीमेंट, इनकम्प्रेसिबल होता है विथ लो एक्सपेंशन, हाईली फायर रेजिस्टेंस होता है, यूज फॉर पार्टीशन रूफिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम, एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर फायर रेजिस्टेंस होती है इसकी, शुड बी अवॉइडेड हाई रिस्क एरिया में इसका एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं करना चाहिए। अदर पॉलीमर स्पेशल मटेरियल की बात करें तो इंटू मेंशन कोटिंग हो गया आपका, फायर सेफ पॉलीमर हो गया, सब कुछ एडवांस मटेरियल है जो कि फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैंने आपको मटेरियल के हिसाब से इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है फायर रेजिस्टेंस केमिकल। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस केमिकल, ऐसे केमिकल जो आग के फ्लो को रोकता है, दैट इज कॉल्ड फायर रेजिस्टेंस केमिकल। तो फायर रेजिस्टेंस केमिकल आर सब्सटेंस अप्लाइड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनहेंस देयर एबिलिटी टू रजिस्ट फायर, प्रिवेंट डिले स्ट्रक्चर फेलियर हाई टेम्परेचर। तो जो मटेरियल है, जैसे कि दीवार हमने बनाया तो दीवार के ऊपर फायर रेजिस्टेंस केमिकल लगा दिए, तो अब ये केमिकल एक्ट करेगा एज अ एक्स्ट्रा कोटिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आग से इसको नुकसान होने से बचाएगा, घर को नुकसान होने से बचाएगा आग से, तो कुछ इस तरह से काम करता है। फायर रेजिस्टेंट केमिकल ऑल्सो नोन एज फ्लूम रिडंडेंट आर सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड टू मटेरियल्स रिड्यूस देयर फ्लेमेबिलिटी, जो आपकी उसकी आग जलने की क्षमता को रिड्यूस कर देगी, और डिलेग्नेशन, आग को डिले करा देगा, मतलब ओवरऑल जो आग का फ्लो है, फ्लो को वो स्लो करेगा या रोक देगा, प्रिवेंटिंग और स्लोइंग द स्पीड ऑफ स्प्रेडेशन। ठीक है, फायर को स्प्रेड करने से रोकेगा। दे वर्क बाय इंटरफेयरिंग विथ कंबसन प्रोसेस, कंबसन प्रोसेस में रुकावट डाल के ये काम करता है, इधर बाय कूलिंग फ्यूल या डाइल्यूशन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ पर से हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे कूल नेचर बना देगा, एंड इनहिबिशन द केमिकल रिएक्शन विद सस्टेन फायर। तो कुछ इस तरह से आपका फायर रेजिस्टेंस केमिकल वर्क करता है। ठीक है, डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन या फिर कूलिंग नेचर बना करके। पर्पस ऑफ फायर रेजिस्टेंस केमिकल की बात करें तो ये इग्निशन, जो आग होता है, आग के फैलाव को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। रिड्यूस रेट ऑफ फ्लेम स्प्रेड, फ्लेम आग जो फैलता है उसके रेट को रिड्यूस कर देगा। मिनिमाइज स्मोक जनरेशन, जो धुआं जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी फायर रेजिस्टेंस केमिकल्स को यूज़ करते हैं।
प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आग अगर किसी इमरजेंसी में लग भी जाए तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोवाइड टाइम फॉर एक्सकेवेशन, जब अगर किसी बिल्डिंग में आग लगेगी तो अगर उस वहाँ पे फायर रेजिस्टेंस केमिकल यूज़ किया हुआ रहेगा तो वो जो एक्सकेवेशन टीम रहता है उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वहाँ से लोगों को एक्सकेवेट करने के लिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस केमिकल की बात करें तो फायर रेजिस्टेंस केमिकल क्लासिफाइड ऑन द केमिकल कंपोजिट के बेसिस पे ये क्लासीफाई होता है। सबसे पहला बात करते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो ये दो तरह का होता है, इनऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट और दूसरा होता है ऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट। इनऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड हो गया, अमोनिया पॉलीफ्रेट हो गया। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट। फिर आपको वहाँ पे वाटर वेपर रिलीज कर गई, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स को वाटर को केमिकली एब्जॉर्व करके रखते हैं। तो आग लगते ही वो वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं ताकि वहाँ के आसपास के आग के जो फैलाव वो रुक जाए। डाइल्यूट फ्लेम गैस, तो फ्लेम गैस होता है वहाँ पे जिस गैस की वजह से आग लगा हुआ होता है उसको डाइल्यूट करता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस को रिड्यूस कर देगा जिसकी वजह से आग फैलेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से आपका इनऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट, इसके एग्जांपल है ब्रोमिनेटेड क्लोरिनेटेड कंपाउंड या फिर आपका फास्फोरस बेस्ड रिडंडेंट। ये दो आपका एग्जांपल। इसकी फंक्शन आपका इंटरप्ट कंबसन चेन रिएक्शन, जो कंबसन की चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, उस चेन रिएक्शन को ये इंटरप्ट करेगा, रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा। कुछ इस प्रिंसिपल आपका ऑर्गेनिक फायर रिडंडेंट काम करता है। तो ये दो टाइप है आपका कंपोजिट के बेसिस पे। ठीक है, कॉमन फायर रिडंडेंट केमिकल यूज इन देयर यूज। कॉमन फायर रिडंडेंट केमिकल्स मैं आपको बता देता हूँ और उसके यूज के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका अमोनियम फॉस्फेट, जो कि लकड़ी के ऊपर पेंट की तरह यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल के ऊपर पेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये जिसकी जो फंक्शन है आपका फॉर्म अ प्रोटेक्टिव चार लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट केमिकल है आपका ब्रॉक्स या फिर बोरिक एसिड। इसको भी वुड पे ही बेसिकली यूज़ करते हैं। ये आपका डिहाइड्रेट सेलुलस प्रिवेंट कंबसन, सेलुलस को डिहाइड्रेट करता है और कंबसन को प्रिवेंट, कंबसन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका प्लास्टिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पॉलीमर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि रिलीज, ये जो केमिकल होता है ये अपने अंदर वाटर को केमिकली एब्जॉर्व करके रखता है। तो आग लगने के साथ ही वहाँ पे वाटर को रिलीज करता है एट, जब वहाँ पे 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ना तो अपने आप उसमें से वाटर की वेपर रिलीज होने लगेगी, जो कि हीट को एब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर और ओवरऑल हीट की जो क्षमता होती है वो कम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका इसको भी बेसिकली प्लास्टिक पे यूज़ करते हैं। ये एक्ट एज अ सिग्नेटली विथ हेलोजिनेटेड कंपाउंड, हेलोजिनेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिंक बोरेट। ये जो वायर केबल होते हैं केबल पे यूज़ करते हैं इसको, या फिर पॉलीमर पे भी इसको यूज़ करते हैं। मेनली ये केबल के लिए यूज़ होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है केमिकल एंड स्मोक सरपेस्टेंट होता है ये केमिकल, नॉन टॉक्सिक, ध्यान रखिए ये चीज़। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, उसके क्या क्या यूज़ है, मतलब किस मटेरियल पे उसको यूज़ किया जाता है और उसकी क्या फंक्शन है, उस बेसिस पे ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन की तरह बताया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायर रेजिस्टेंस पेंट। ठीक है, तो फायर रेजिस्टेंट पेंट बेसिकली एक केमिकल के अंदर ही आता है। तो कुछ ऐसे पेंट जो कि फायर से रजिस्ट करे, आग के फैलाव को रोके, और जो जिस दीवार पे फायर रेजिस्टेंस पेंट लगा हुआ है तो उससे आग से उस दीवार को बचाए, उसके अंदर के कंपोनेंट को बचाए। ये काम होता है कुछ फायर रेजिस्टेंट पेंट का। तो फायर रेजिस्टेंट पेंट आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड कोटिंग दैट प्रोटेक्ट बिल्डिंग मटेरियल, जो कि बिल्डिंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्पेशली स्टील, वुड एंड वॉल्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर के इफेक्ट ड्यूरिंग द फायर। दिस पेंट आर क्रूशियल इन इनहेंसिंग द फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। फायर रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये पेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात, और कुछ डेफिनेशन की बात करें तो फायर रेजिस्टेंट पेंट आर कोटिंग डिजाइन टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये ऐसा केमिकल, ऐसा पेंट होता है जो कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए कैपेबल होता है एंड प्रिवेंट और डिले द सेपरेशन ऑफ फायर। आग से बचाव के लिए और आग के फैलाव को रोकने के लिए ये यूजफुल होता है। देयर बाई प्रोवाइडिंग द टाइम, ताकि हमें एक्सकेवेशन के लिए, बचाव के लिए टाइम ज़्यादा मिल सके एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशन करने के लिए आग लगने की कंडीशन में।
इसके सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनहेंस सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर की सेफ्टी इंक्रीज करेगा, मिनिमाइज डैमेज एंड लोड बियरिंग एलिमेंट, ठीक है, स्टील और वुड जो होता है इसकी लोड बियरिंग एलिमेंट की को डैमेज होने से बचाए, एसेंशियल फॉर कंप्लेंट्स विथ फायर सेफ्टी कोड, ठीक है, ऑफन रिक्वायर्ड हाई रजिस्टिंग बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड पब्लिक बिल्डिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम इसको सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। कुछ पेंट है आप देख सकते हैं, फायर रजिस्टिंग पेंट है। ऑब्जेक्टिव बात करते हैं इसकी यूज़ करने की क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये आग को ढीले करने में यूज़ के जगह पे इसको यूज़ करते हैं, एंड जो आग फैलता है तो उससे भी बचाव के लिए इसको यूज़ करते हैं। मेंटेन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड अंडर फायर एक्सपोजर, जो बहुत आग लग जाने के कंडीशन में स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम रीचिंग क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 550 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो जो स्टील होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम उस पर अगर फायर रजिस्टिंग पेंट अप्लाई कर देते हैं तो वो टेम्परेचर और ज़्यादा रजिस्ट कर पाएगा। रिड्यूस स्मोक जनरेशन, ठीक है, जो धुआं जनरेट होता है टॉक्सिक फ्यूम जनरेट उससे को भी रिड्यूस करेगा ये। एड इन मीटिंग ऑफ फायर रजिस्टिंग रिक्वायरमेंट 30 मिनट 60 मिनट, तो कुछ ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टील कॉलम पे अप्लाई करते हैं, बीम पे अप्लाई करते हैं, वुडन डोर हो गया, लकड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि वुडन एक फ्लेमेबल मटेरियल, तो उस पर अगर हम कोट अप्लाई कर देंगे तो वो फायर के कंडीशन में भी कुछ ज़्यादा तक रजिस्ट कर पाएगा। पार्टीशंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पैनल्स हो गया, आपका एग्जिट रूट या स्टीयर के सीढ़ी, ठीक है, आपका सेलिंग हो गया या ड्राई वॉल इन हाई राइजिंग बिल्डिंग, तो ये कुछ एप्लीकेशन एरिया है, ठीक है। कंपोजिट ऑफ फायर रजिस्टिंग मटेरियल की बात करें तो फायर रजिस्टिंग मटेरियल में कौन कौन से मेन कंपोजिट होता है, किस किस के बेसिस पे बना हुआ होता है, तो उसमें सबसे पहले होता है आपका बेस बाइंडर जो काइंड ऑफ रेजिन्स होता है, राइजिन्स ही होता है जो कि बाइंडर की तरह काम करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है ये। पिगमेंट होता है फिर आपका फॉर जैसे पेंट में जानते हैं कि कलर चाहिए हमें, उसकी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हम पिगमेंट का यूज़ करते हैं, तो फॉर कलर एंड ऑक्यूपिटी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो कंटामिनेंट है फायर रिडंडेंट एडिटिव, ऐसे एडिटिव जो मतलब मेजर एडिटिव यही होता है जो कि फायर से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये केमिकल्स होते हैं, तो इसमें केमिकल्स होता है आपका अमोनियम हो गया, पॉलीफॉस्फेट हो गया, आपका मेलामाइन हो गया, ये सारा जो मटेरियल है जो आपको फायर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये केमिकल्स को आप याद रखेंगे। फिर आपका सॉल्वेंट होता है इसमें, हेल्प इन पेंट एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपका फिलर है, फिलर जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो, ठीक है। इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए फिलर का यूज़ करते हो। तो ये कंपोनेंट है फायर रेजिस्टेंस पेंट का और इसके ये सारे फंक्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अब जो हमारा पेंट है उसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो ये नॉर्मली इसको आप इमेजिन कर सकते हैं ब्रश के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो दीवार को पेंट करते हैं तो वही मेथड्स हैं यहाँ पे। तो ब्रशिंग हो गया, अब रोलिंग का भी यूज़ किया जाने लगा, पहले रोलिंग नहीं यूज़ किया जाता था, अब एक बेसिकली रोल आता है उसको पेंट में डिप करके दीवार पे रब करते हैं, ठीक है। फिर आपका स्प्रे के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, एयरलेस स्प्रे इन कॉमन, ठीक है। मल्टी कोट में भी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द डिजायर फायर रेटिंग, तो ये आपका मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। एडवांटेज की बात करें तो ईजी टू अप्लाई है, ईजिली अप्लाई हो जाता है, ईजिली आप किसी भी कंपोनेंट को फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं एग्जिस्टिंग सरफेस पे, ठीक है। लाइट वेट हल्का होता है स्पेशली फॉर कंपेयर टू क्लैडिंग और बोर्डिंग। एस्थेटिक अवेलेबल इन वेरियस कलर, ठीक है, पेंट है तो वेरियस कलर में होगा ही। कैन यूज़ बोथ रेट्रोफिटिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, यानी कि पुराने बिल्डिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ कोटिंग उस पर अप्लाई कर देना है, न्यू कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो ये कुछ इसकी एडवांटेज है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने फायर रेजिस्टेंट पेंट तक कर लिया था, तो अब हमारा अगला टॉपिक है फायर रेजिस्टेंट टाइल्स, ठीक है। टाइल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, टाइल एज अ सरफेस मटेरियल, सरफेस बनाने के लिए, इवन सरफेस बनाने के लिए टाइल्स को यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे टाइल की बात करेंगे अब जो कि फायर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आग से होने वाले नुकसान उस पर कोई कुछ नहीं दिखेगा। तो आइए जानते हैं कि फायर रेजिस्टेंस टाइल आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फ्लोरिंग एंड वॉल फिनिशिंग मटेरियल, ये स्पेशली मैन्युफैक्चर फ्लोरिंग और वॉल को फिनिशिंग करने के लिए मटेरियल है, दैट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाएगा विदाउट लूजिंग देयर स्ट्रेंथ, वो बिना अपने स्ट्रेंथ या फिर शेप हो गया या फिर इमिटिंग हार्मफुल गैस, बिना हार्मफुल गैस इमिट किए हुए, बिना अपने शेप को डिस्टर्ब किए और बिना अपने स्ट्रेंथ को रिड्यूस किए हुए हाई टेम्परेचर
हीट को भी रजिस्ट कर पाएगा। दिस टाइल आर क्रिटिकल इन मेंटेनिंग फायर सेफ्टी। ठीक है, जो ये सारे जो टाइल्स हैं वो फायर सेफ्टी को मेंटेन करने में बहुत मेजर रोल होता है, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में। ठीक है, फायर रेजिस्टिंग टाइल स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड और टाइल दैट रजिस्ट इग्नाइट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड हेल्प प्रिवेंट, जो आपकी हेल्प करता है प्रिवेंटिंग और या फिर फायर को स्प्रेड फैलने से। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जैसे किचन हो गया, फायर प्लेस हो गया, रूफिंग हो गया एंड फैकेडेक, तो ये सब जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मटेरियल आपको फायर प्रूफ है, टाइल्स है। ठीक है, टाइप ऑफ फायर रजिस्टिंग टाइल की बात करें, सबसे पहले आता है इसमें क्ले या फिर टेराकोटा टाइल। ठीक है, या तो मिट्टी से बना हुआ टाइल या फिर टेराकोटा से बना हुआ टाइल। ठीक है, मेड ऑफ फायर्ड क्ले, जो कि जला हुआ मिट्टी से बना हो सकता है या फिर टेराकोटा से बना हो सकता है। दिस टाइल आर नॉन कम्बेसेबल, ये नॉन कम्बेसेबल टाइल होता है एंड कैन इनहेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाएगा ये। देयर इग्निशन कंपोजिशन इंश्योर दैट द वॉन्ट दे बर्न, जिसकी जो मटेरियल होती है वो इसको इंश्योरिटी देती है कि ये बर्न नहीं हो सकता है। जैसे क्ले टाइल हो गया, सब टाइप होलो कैविटी। ठीक है, जो इसको यूज़ किया जाता है फ्लोर में यूज़ कर सकते हैं, वॉल पे यूज़ कर सकते हैं। फायर प्रूफ पेंट हो गया, स्टील कॉमन, यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी फ़िलहाल भी। ठीक है, सेकंड आपका कॉन्क्रीट टाइल, कॉन्क्रीट से बना हुआ टाइल्स। ठीक है, ऑफर कंबाइंड विथ क्ले टू इनहेंस रेजिस्टेंस, कंबाइंड विथ क्ले ताकि फायर की रजिस्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है, क्लास ए फायर रेजिस्टेंट रूफिंग मटेरियल। थर्ड आपका स्टील टाइल, स्लेट टाइल सॉरी, मेड फ्रॉम नेचुरल स्टोन, नेचुरल स्टोन से ही बना हुआ होता है। स्लेट टाइल आर हाईली ड्यूरेबल, ये हाईली ड्यूरेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल, ये जल नहीं सकता है, एंड अचीव क्लास ए रेटिंग, ये क्लास ए रेटिंग अचीव्ड है। ठीक है, थ्रू दे में बी ब्रिटल एंड प्रिसायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टोन कोटेड मेटल टाइल होता है जो कि स्टोन कोटेड होता है। फीचर अ मेटल टिपिकल स्टील के ऊपर स्टोन कोटेड होता है, कोर विथ स्टोन कोटेड सरफेस, यानी कि नीचे साइड में आपका बेस साइड में स्टील है, फिर उसके ऊपर में स्टोन कोटेड है। ठीक है, द मेटल कोर ऑफर एक्सपेंशन फायर रेजिस्टेंस, जो मेटल उसका जो कोर होता है, आप जानते हैं कि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वाइल द स्टोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्बर्स। ठीक है, अगेन रेटेड क्लास है, ये क्लास ए रेटेड ये भी होता है। नेक्स्ट आपका पोर्सेलियम एंड वेट्रीफाइड टाइल, इसमें आपका ग्लेज पोर्सेलियम आता है और वेट्रीफाइड टाइल ये होता है। ग्लेज पोर्सेलियम जो होता है वो मेड फ्रॉम कैलोन या फिर फेल्डस्पेर के हेल्प से बना हुआ था। फायर फ्रॉम डेंस एंड नॉन पोरस टाइल, ये नॉन पोरस टाइल है। ठीक है, वहीं अगर वेट्रीफाइड टाइल की बात करें तो मेड वाई, ये आपका वेट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, मेकिंग सिरेमिक मटेरियल लाइक ग्लास। ठीक है, ऑफर लो पोरोसिटी, ये लो पोरोसिटी ऑफर करता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, स्टेन रेजिस्टेंस आइडियल फॉर हीट प्रोन्स लाइक किचन वगैरह में यूज़ करने के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो ये आपका टाइप है टाइल्स का, फायर रेजिस्टेंस टाइल्स का। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नॉन कम्बेसिबिलिटी तो होना ही है। ठीक है, ये जल नहीं सकता। दिस टाइल रजिस्ट इग्नाइट डू नॉट कंट्रीब्यूट फायर स्प्रेड। ठीक है, आग को फैलाने में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ओवरऑल इसकी आग के फैलाव को ये रोकता ही है। हाई हीट टॉलरेंस, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी हो गया। स्टैटिक डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिजाइन में आता है, स्टाइल वेराइटी। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट भी है इसका, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी ये होता है, लो मेंटेनेंस होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, पोटेंशियल इंश्योर कोटिंग सेविंग होता है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेज है, प्रॉपर्टी एडवांटेज दोनों है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है फायर रेजिस्टेंस ब्रिक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है फायर रेजिस्टेंस ब्रिक, या फिर इसे रिफैक्टरी ब्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं तो वहाँ से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसके हेल्प से जो ब्रिक बनाते हैं तो उसको भी रिफैक्टिव ब्रिक्स बोलते हैं, और वो काइंड ऑफ फायर रेजिस्टेंस ब्रिक ही होता है। तो फायर रेजिस्टेंस ब्रिक आर कॉमनली नोन एज रिफैक्टिव ब्रिक्स। ठीक है, या फिर फायर ब्रिक भी बोलते हैं इसे। आर स्पेशलाइज्ड सिरेमिक ब्लॉक काफ्ट विद टू विथस्टैंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए ये डिजाइन रहता है। विदाउट
डिटोटेशन, बिना क्रैक, बिना टूट फूट, बिना किसी इम्पैक्ट के वजह से। दे आर इसेंशियल इन हाई हीट एप्लीकेशन, कि बहुत मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, उसके लिए ये अप्लीकेबल होता है। जैसे कि फर्नेस में आप जानते हैं कितना हाई टेम्परेचर होगा। क्लिंक हो गया, ठीक है। फायर प्लेस, जहाँ पे आग से रिलेटेड काम होती है। एंड इंडस्ट्रियल रिएक्टर में भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जो आसपास की जो दीवार बनेगी वो विद द हेल्प ऑफ फायर रेजिस्टेंस ब्रिक बनेगा। दिस ब्रिक मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, ये ब्रिक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है ये ब्रिक। रजिस्ट थर्मल शॉक्स को भी ये रजिस्ट कर पाता है। जैसे एक बैग से हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, एंड देन एक बैग से बहुत ज़्यादा कूल हो गया, तो ये थर्मल शॉक्स को भी ये रजिस्ट कर पाएगा। एंड डिस्प्ले लो थर्मल कंडक्टिविटी टू कंजर्व एनर्जी। कुछ इस तरह का आपका फायर रेजिस्टेंस ब्रिक होता है। कंपोजिट की बात करें या फिर मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड मेटल एंड नोटेबली सिलिका हो गया आपका, इसमें सिलिका होता है एंड एल्यूमिना होता है, SiO2 और Al2O3, ये दो मेजर कंपोजिट होते हैं ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें, ऑफर सप्लीमेंट्री और इसमें साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अदर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो मेन आपका इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है। कि कंपोजिट की बात करें, अगर सिलिका की बात करें तो हाईली हीट रेजिस्टेंट, सिलिका क्या होता है, हाईली हीट को रजिस्ट, बहुत हाई टेम्परेचर की हीट को रजिस्ट कर पाता है। सिलिका जो होता है वो अप्रॉक्स अगर 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है तब जाकर को सॉफ्ट होना शुरू होगा। वहीं अगर 3300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 3300 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तब जाकर के वो सिलिका मेल्ट होना शुरू होगा। तो सोचिए कितना इसकी हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड मैंने आपको बताया एल्यूमिना Al2O3, तो इवन हाइट मेल्टिंग पॉइंट इसकी 3800 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है एल्यूमिना का। बूस्टेड डिस्टेंट एंड द हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। फिर आपका कुछ इम्प्योरिटी भी होती है, जैसे कि लाइम को यूज़ करते हैं, मैग्नीज यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, एल्कलाइज यूज़ करते हैं, तो टिपिकली बिलो 5% से कम ही होता है ये, टू अवॉइड रिड्यूसिंग हीट। तो अगर टिपिकली कंपोजिट की बात करेगा एकदम शॉर्ट में, तो सिलिका होता है 60 से 96% तक, मेजर कंपोनेंट ये होता है। एल्यूमिना होता है 2 से लेकर के 36% तक। वहीं अगर अदर की बात करें तो 2 से 5% तक होता है, इसमें आपका लाइम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आ सकता है। तो ये आपका 3 मेजर कंपोजिट्स है, ठीक है। टाइप ऑफ फायर रेजिस्टेंस ब्रिक की बात करें तो ये क्लासिफाइड जनरली बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका एसिडिक रिफ्रैक्ट्रीज, ठीक है। रेजिस्टेंस एसिड स्लैग, ये एसिड स्लैग को रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी फायर क्ले ब्रिक इसके अंदर आता है, मतलब इसकी जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें आता है आपका ऑर्डिनरी फायर क्ले ब्रिक, जिसमें आपका 50 से 75% सिलिका होगा, 20 से 40% एल्यूमिना होगा, और ये लगभग 1600 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर पाएगा, ऑर्डिनरी फायर क्ले ब्रिक। सेकेंड है आपका सिलिका ब्रिक, इसमें आप अप्रॉक्स 93% सिलिका होगा और आपका ये लगभग 2000 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। यूज़ इन कुक ओवन हो गया, कुक ओवन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जिंस्टर ब्रिक, ये मेड ऑफ 85% ऑफ सिलिका, ठीक है। 85% सिलिका होता है, 10% क्ले होता है, एंड ये ड्यूरेबल होता है 2100 डिग्री टेम्परेचर तक। तो अभी तक सबसे बढ़िया कौन हो गया, जिंस्टर ब्रिक, 2100 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन था। अब दूसरा बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज, ये बेस्ट फॉर रेसिडेंशियल बेसिक स्लैग। इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल आता है मैग्नेसाइट ब्रिक, इसमें 85% मैग्नीशियम होता है, यह अप्रोक्स 1800 से लेकर के 2100 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर पाता है, ठीक है। सेकंड आपका डोलेमाइट ब्रिक, ये डोलेमाइट से बना होता है, मेड फ्रॉम डोलेमाइट रिच क्ले। डोलेमाइट एक काइंड ऑफ पत्थर होता है, उससे बना हुआ होता है। चीपेस्ट सब्सटेंस, सस्ता मिल जाता है, जो कि अप्रोक्स 1400 से लेकर के 1600 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। बॉक्साइड ब्रिक की बात करें तो ये बॉक्साइड से बना हुआ होता है, कंपेयर्ड विद 86% ऑफ बॉक्साइड, ये 1600 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। नेचुरल इफेक्ट्स की बात करें तो केमिकली स्टेबल इन्वायरमेंट बिटवीन द एसिडिक एंड बेसिक इंटरफेस, इसके अंदर आपका क्रोमाइड ब्रिक हो गया, SiC ब्रिक हो गया, ठीक है। फिर आपका क्रोम मैग्नीसाइट हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल आपका नेचुरल इफेक्ट्रीज का। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है आपका टाइप ऑफ फायर रेजिस्टेंस ब्रिक का।
ठीक है। और भी एक और है आपका स्पेशल हाई प्रिफर्ड रिफ्रैक्टरी, जो स्पेशली मतलब हाई टेम्परेचर के लिए डिजाइन होता है, तो हाई एल्यूमिनिया ब्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं। इसमें अप्रॉक्स 45% तक एल्यूमिना होगा, जो 80% तक जा सकता है। दीज आर यूज्ड इन स्टील, ग्लास एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रीमली टेम्परेचर, लगभग 1750 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है। इंसुलेटिंग फायर ब्रिक IFB लाइट वेट ब्रिक होता है, हाई पोरोसिटी होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यूज इन बैकअप लाइनिंग। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था फायर रेजिस्टेंस ब्रिक का। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्मल रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, लगभग ऑन एन एवरेज 1500 से लेकर के 2000 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर पाता है। थर्मल कंडक्टिविटी, इंसुलेशन, सम ब्रिक जैसे कि IFB जो मैंने आपको अभी बताया हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू पोरोसिटी। ठीक है। एंड हाई एल्यूमिना सिलिका कंटेंट, एक्सट्रीमली हाई रिटेंशन। मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डेंस ब्रिक, कोडम एंड हाई एल्यूमिना ऑफर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी। केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो एसिडिक ब्रिक रजिस्ट एसिडिक स्लैग, बेसिक ब्रिक रजिस्ट एल्कलाइन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल टाइप ऑफ ब्रिक बोथ कंडीशन। थर्मल शॉक्स को भी ये रजिस्ट कर पाता है फ्रीली। ठीक है। लो पोरोसिटी एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है ये हाई एल्यूमिना एंड डेंस ब्रिक, टिपिकली एनहांस ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फायर रेजिस्टेंस ग्लास। ठीक है। तो आप जानते हैं कि फायर रेजिस्टेंस ग्लास क्या होता है। तो फायर रेजिस्टेंस ग्लास आर स्पेशली इंजीनियर्ड ग्लास। ठीक है। ये स्पेशली इंजीनियर्ड ग्लास होता है जो कि डिजाइन होता है इनहिबिट पासिंग फ्लेम को रोकने के लिए, हॉट गैस को रोकने के लिए, स्मोक को रोकने के लिए। ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लास इवन रेडिएंट हीट हो गया आपका। फॉर स्पेशल ड्यूरेशन इट इज़ विटाइल सेफ्टी कंपोनेंट यूज इन डोर, सेफ्टी के पर्पज से दरवाजे में यूज़ करते हैं इसको, पार्टीशंस में यूज़ करते हैं, फैकेडेक में यूज़ करते हैं, स्कोप रूट्स में भी इसको यूज़ करते हैं। की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इंटीग्रिटी इसकी ई। ठीक है। प्रिवेंट फ्लेम एंड गैस फ्रॉम पासिंग थ्रू बट डू नॉट ब्लॉक हीट ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी रेडिएशन कंट्रोल, जिसे EW बोलते हैं। एड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, रेडिएशन से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेडिएंट हीट जो होता है उससे, वाइल मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आपका इंसुलेशन EI, हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंसुलेशन से, ब्लॉक फ्लेम को ब्लॉक करता है, स्मोक को ब्लॉक करता है, रिड्यूस हीट ट्रांसफर टू मेंटेन सेफ्टी एंड टेम्परेचर नॉन फायर साइट्स। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। अब टाइप ऑफ फायर रेजिस्टेंस ग्लास की बात करें एंड देयर, जिसमें कौन कौन से मटेरियल से बना होता है, तो बाय क्लास इसको डिवाइड करते हैं EW एंड EI। ई टाइप मतलब इंटीग्रिटी ओनली, मटेरियल इंक्लूडिंग वायर ग्लास हो गया, टेम्पर्ड ग्लास हो गया, सिंपल लेमिनेटेड ग्लास हो गया, स्टोर फायर, ये आपका फायर को स्टॉप करेगा और स्मोक को स्टॉप करेगा बट नॉट रेडिएंट हीट। सेकेंड आपका EW टाइप, यानी कि इंटीग्रिटी और रेडिएशन कंट्रोल दोनों की प्रॉपर्टी होगी इसमें। यूजेस कोटिंग, जेल फिल्ड लेयर, लेमिनेटेड इंटरलेयर्स हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्व हीट को एब्जॉर्व करके काम करता है ये। थर्ड आपका EI टाइप, इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन। ठीक है। ऑफर स्ट्रॉन्ग थर्मल बैरियर, सेफ्टी क्रिटिकल एरिया में सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन था। सेकंड है आपका बाय मटेरियल और टेक्नोलॉजी। तो इसमें वायर ग्लास होता है आपका, सेरेमिक ग्लास होता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल लेमिनेटेड ग्लास होता है, फिर आपका जेल फिल्ड ग्लास होता है। वाइट ग्लास इम्पेक्मेंट वायर रिटेनिंग फ्रेगमेंट्स हो गया, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, कॉमन इन सेवरल एलिवेटर्स, सर्विस एलिवेटर सर्विस में इसकी कॉमनली यूज होता है। ठीक है। तो ये आपका मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लाइट वेट ब्रिक, ऐसा ब्रिक जो वेट में हल्का हो, दैट इज कॉल्ड लाइट वेट ब्रिक। अब हल्का तभी होगा जब वो हल्का मटेरियल से बनाएंगे, जो काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे तो हल्का ब्रिक कहलाएगा। तो लाइट वेट ब्रिक फॉल अंडर द मैन मेड मटेरियल, स्पेशली अंडर ब्रिक कवर इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस में है वो फ्लाई एश ब्रिक है, GGBS ब्रिक है। देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था फ्लाई एश ब्रिक के बारे में, तो एक लाइट वेट ब्रिक है। सेलुलस लाइट कंक्रीट CLC ब्रिक, ऑटोक्लेव ब्रिक हो गया। ठीक है। वेस्ट पेपर बेस्ड ब्रिक हो गया, हॉलो या फिर प्रीफेब्रिकेटेड, ये सब एग्जांपल है लाइट वेट ब्रिक का। तो लाइट वेट ब्रिक जैसे सच एज AAC ब्रिक, ऑटोक्लेव्ड एडिटेड कंक्रीट या फिर CLC ब्लॉक एंड फ्लाई एश ब्रिक
आर गेनिंग पॉपुलरली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यू टू देयर वेरियस एडवांटेज एंड ट्रेडिशनल, बहुत सारे एडवांटेज है कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक. इट इज़ मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ क्वार्ट्ज सैंड, सीमेंट, लाइम एंड लिटिल जिप्सम. ये सारे कंपोजिट्स को मिला करके लाइट वेट ब्रिक बनाया जाता है. एंड एल्यूमिनियम पेस्ट हो गया. ठीक है. दिस ब्रिक इज ब्रिक दैट मैन्युफैक्चर इन मॉडर्न फैक्ट्री अनलाइक कन्वेंशनल रेड ब्रिक. जो क्ले ब्रिक होता है, क्ले ब्रिक तो मेनली हैंडमेड वर्कर के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन ये जो लाइट वेट ब्रिक होता है मेनली मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में. दिस ब्रिक बिकम द आइडल फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एंड स्टार्टेड वाइडली यूज इन हाउसिंग. घरों को बनाने के लिए इस ब्रिक को, लाइट वेट ब्रिक को बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है. ये देखिए कुछ इस तरह का आपका लाइट वेट ब्रिक होता है. ये आपका फ्लाई एश ब्रिक है. ठीक है. अब टाइप ऑफ लाइट वेट ब्रिक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले फ्लाई एश ब्रिक आता है. यूनिट 1 में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी बता दूँ. इसमें मेन कंपोजिट फ्लाई एश होता है. स्टोन डस्ट को यूज़ करते हैं, सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं. फ्लाई एश लगभग 60% होता है, 30% इसमें सैंड होता है और 10% इसको सीमेंट का यूज़ करते हैं. एडवांटेज, ये लाइट वेट होता है, लेस देन 40% देयर. जो क्ले ब्रिक होता है उससे 40% हल्का होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 से लेकर के 0.65 के बीच में होता है. ठीक है. हाई फायर रेजिस्टेंस होता है एंड मिनिमल वाटर ऑब्जर्प्शन प्रॉपर्टीज की काफ़ी कम होती है. यूनिफॉर्म शेप देता है. ये रिड्यूस मोटार यूजिंग द 50% तक मोटार को यूज़ करना कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसके साइज ना थोड़ी बड़ा होता है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना मोटार कम लगेगा दीवार बनाने में. इन्वायरमेंटल बेनिफिट बहुत होती है इसके. ठीक है. रिड्यूस वेस्ट होता है, टॉप सॉइल डिप्लेशन को रिड्यूस करता है. कुछ इसके डिसएडवांटेज है. स्ट्रेंथ वेरीज बाय मिक्सर. इसकी स्ट्रेंथ वेरी करता रहता है एज पर देयर मिक्सर. हाई थर्मल कंडक्टिविटी में नीड टू एक्स्ट्रा इंसुलेशन. ठीक है. हाई थर्मल कंडक्टिविटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसको देना पड़ता है. सेकेंड आपका सेल्यूलर लाइट कॉन्क्रीट CLC या ब्रिक भी होता है, या इससे ब्लॉक भी बनता है. ये देखिए कुछ इस तरह का होता है. प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग फोम इसमें इनपुट करता है. जो मैंने आपको जियो फॉर्म्स बताया था ना, उसके हेल्प से बनता है इसमें इनटू कंक्रीट, फॉर्मिंग एयर पॉकेट, जिसकी वजह से एयर पॉकेट बनता है. प्रॉपर्टी की बात करें तो वेरी लाइट, 600 से लेकर 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है इसकी. कंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द मिक्स. टिपिकली इलास्टिक मॉडुलस 17,500 के आसपास मेगा पास्कल की इसकी इलास्टिक मॉडुलस होती है. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे CLC ब्लॉक में रिड्यूस डेड लोड, ये डेड लोड को रिड्यूस भी कर देता है, तो ये आपका CLC हो गया. नेक्स्ट आपका ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट AAC. ये आपका बना होता है कंपोज्ड ऑफ क्वार्टेज सैंड या फिर फ्लाई एश एंड जिप्सम एंड लाइम. सीमेंट, लाइम या सीमेंट यूज़ करेंगे या फिर वाटर एज पर रिक्वायरमेंट. ये सारे मटेरियल को बना करके मिला करके हम ये बनाते हैं AAC. ठीक है. मैन्युफैक्चर्ड इन्वॉल्विंग ऑटोक्लेविंग मशीन. मैंने आपको जो ऑटोक्लेविंग प्रोसेस बताया तो उसके थ्रू इसको बनाते हैं. इसके एडवांटेज की बात है, लाइट वेट होता है, अप्रोक्स 20% ऑफ कन्वेंशनल कॉन्क्रीट वेट. ठीक है. एक्सलेंट थर्मल एंड फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी. इको फ्रेंडली होता है विथ लो एम्बॉडीज एनर्जी. इजी टू कट एंड शेप. इसको ईजिली इसको ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, शेप इसका चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ड्रॉबैक है इसकी, ये ब्रिटल होता है थोड़ा. श्रिंकेज क्रैक पॉसिबल इन पुअर क्वालिटी. impermeable cured block and specialized fastener need for fixture. ठीक है. ये कुछ इसकी ड्रॉबैक है. नेक्स्ट आपका पेपर की हेल्प से जो ब्रिक बनाया जाता है. जो आपने न्यूज़पेपर देखा है, वेस्ट पेपर बेस्ड ब्रिक जो होता है, तो वेस्ट पेपर जो होता है ना, उसके हेल्प से बनाया जाता है ब्रिक. उसको बोलते हैं वेस्ट न्यूज़पेपर बेस्ड ब्रिक. लाइट वेट ब्रिक होता है ये, मेड ऑफ यूजिंग वेस्ट पेपर अदर फिलर लाइक राइस हस्क. जो राइस हस्क होता है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेज की बात करें तो एक्सट्रीमली लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का होता है. ठीक है. लो कॉस्ट. ठीक है. 3 से 5 रुपये में बन जाएगा ये. आइडियल फॉर नॉन लोड बियरिंग वॉल. ध्यान रखिएगा ये नॉन लोड बियरिंग वॉल के लिए ही होता है, लोड बियरिंग वॉल के लिए नहीं होता है. साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको. इको फ्रेंडली होता है और साथ में ये वेस्ट को यूटिलाइज करता है. नेक्स्ट आपका हॉलो या फिर प्रीफेब्रिकेटेड क्ले ब्रिक. हॉलो ब्रिक यानी कि ब्रिक है, अंदर से होल रहेगा. ये देख सकते हैं होल्स. ठीक है. होल्स है तो मेड विथ वॉइड, होल को वॉइड बोलते हैं. ठीक है. लाइटर, हल्का होता है. बेटर थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन. ये साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है. कॉमनली यूज इन पार्टीशन वॉल एंड इनफिल फ्रेम स्ट्रक्चर. इसको भी हम मेनली लोड बियरिंग वॉल पे इसको यूज़ नहीं करते हैं. पार्टीशन वॉल या फिर नॉन लोड बियरिंग वॉल के जगह पे ही यूज़ करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें
तो वही है, सबसे पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके मिक्स करेंगे, जितने भी मटेरियल है, फ्लाई है, सीमेंट है, लाइम है, वाटर है, सबको मिक्स करेंगे। उसके बाद पोर्स उसको हम मोल्ड में डालेंगे। उसके बाद राइजिंग हो गया, द एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ लाइम प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद कटिंग हो गया, फिर आपका ऑटोक्लेविंग मशीन में डाल देंगे, फिर इसको पैकिंग कर देंगे, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस के थ्रू इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एडवांटेज की बात करें लाइट वेट ब्रिक की, तो रिड्यूस स्ट्रक्चर लोड, जानते हैं कि हल्का है तो ओवर से जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर की लोड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। फास्टर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हल्का होने की वजह से लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन की टाइम भी बचती है इसमें। एनर्जी एफिशिएंट होता है, गुड थर्मल इंसुलेशन है, इको फ्रेंडली है क्योंकि वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लाई एश हो गया। फायर एंड साउंड रेजिस्टेंस भी होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस है। कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, जब इसका प्लांट हम बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है प्लांट इंस्टॉलेशन में, ठीक है। ब्रिटल थोड़ा होता है ये, सम लाइट वेट ब्रिक जैसे कि एसी ब्रिक या ज़्यादा मोर ब्रिटल होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, सम टाइप ऑफ में एब्जॉर्ब मोर वाटर, नॉट प्रॉपरली क्यूर्ड, रिक्वायर्ड स्किल लेबर चाहिए हमें, नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्ट्रक्चर। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। मास कॉन्क्रीट के बारे में जानते हैं, हमारे अगला सिलेबस का पार्ट है मास कॉन्क्रीट। तो अकॉर्डिंग टू ACI कमिटी 2007, मास कॉन्क्रीट इज एनी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट विथ डायमेंशनल लार्ज, जिस कॉन्क्रीट की डायमेंशन बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मास कॉन्क्रीट, ठीक है। इनफ टू रिक्वायर्ड दैट मेजर बी टेकन एंड कोप विथ हीट एंड सीमेंट हाइड्रेशन एंड द रिजल्टिंग वॉल्यूम चेंज इन मिनिमाइज क्रैकिंग, ठीक है। इन प्रैक्टिस टर्म ऑफर द रेफर द स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट एलिमेंट विद डायमेंशनल टिपिकली ग्रेटर देन 1 मीटर, 3 फीट से ज़्यादा जो थिकनेस होती है या विड्थ होती है, उसको हम मास कॉन्क्रीट बोलते हैं। मास कॉन्क्रीट रेफर्स टू द लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ कॉन्क्रीट वेयर हीट जनरेटेड ड्यूरिंग सीमेंट हाइड्रेशन कैन कॉज थर्मल क्रैक ड्यूरिंग ड्यूरेबिलिटी इशू। जब मास कॉन्क्रीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस वहाँ पे चांस होती है कि थर्मल क्रैक्स डेवलप हो सके एंड ड्यूरेबिलिटी इशू होगा। इट इज डिफाइंड बाय द अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट ACI as any concrete volume where measured are needed to manage heat and volume change prevent cracking। तो मास कॉन्क्रीट इज टिपिकली यूज इन मैसिव स्ट्रक्चर, जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कि डैम हो गया, थिक राफ्ट फाउंडेशन हो गया, राफ्ट फाउंडेशन भी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिज पियर्स हो गया, वेयर द शियर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मेक इज सब्सक्रिटेबल एंड टेम्परेचर रिलीज प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्यूरिंग। तो वहाँ पे हम इसको मास कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो डैम बनाते हैं वहाँ पे हम मास कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं। लार्जर वॉल्यूम कॉन्क्रीट फोकस ऑन थर्मल कंट्रोल ऑफ हाइड्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मिक्स प्रॉपर्टी की बात करें एंड मटेरियल की बात करें मास कॉन्क्रीट की, तो सीमेंट, ठीक है, जो कि लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे ताकि हीट को मिनिमाइज कर सकें लो हीट सीमेंट की हेल्प से, ठीक है। पोजोलेंट मटेरियल जिसके फ्लाई एश हो गया, तो रिड्यूस हीट, फ्लाई एश भी हीट को रिड्यूस करेगा, इंप्रूव वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। एग्रीगेट तो चाहिए ही, लार्ज साइज लोअर सीमेंट डिमांड ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो कीप्ट लो, रिड्यूस परमेबिलिटी, इंश्योर वर्केबिलिटी एंड एडमिक्सचर, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से। हेल्प मैनेजिंग सिटिंग टाइम, ताकि सिटिंग टाइम बढ़ा सके, मतलब जल्दी सिटिंग टाइम कम कर सकें, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड हीट इवोल्यूशन के लिए हम केमिकल एडमिक्सचर को भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मेकिंग मास कॉन्क्रीट। प्रॉपर्टी ऑफ मास कॉन्क्रीट की बात करें तो इसकी वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। शुड अलाउ फुल कॉम्पैक्शन स्पेशली इन डेंस एंड लार्ज पोरस। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत होती है। इम्परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ इसकी लोअर अर्ली एज स्ट्रेंथ में एक्सेप्टेबल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ स्टिफ अचीव विथ प्रॉपर मिक्स। एप्लीकेशन की बात करें तो डैम हो गया, लार्ज ब्रिज हो गया, मैसिव जो फाउंडेशन होता है, राफ्ट फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडिएशन शील्ड स्ट्रक्चर बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं मास कॉन्क्रीट का, ठीक है। चैलेंज से रिलेटेड बात करें तो थर्मल क्रैक्स होने की चांस होती है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, कूलिंग मेथड ये सारे हैं, ठीक है। क्यूरिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड स्टेप वाइज प्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको। मॉकअप टेस्ट हो गया, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड एक्सकेवेशन इशू भी हो सकता है, एक्सकेवेशन इशू भी, ये सारे कुछ चैलेंजेस है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट मटेरियल बेस्ड कॉन्क्रीट, ऐसा कॉन्क्रीट जो कि वेस्ट मटेरियल के हेल्प से बना हुआ, वेस्ट मटेरियल के कंपोजिट को मिला करके बना होता है, उसको बोलते हैं हम वेस्ट मटेरियल बेस्ड कॉन्क्रीट। इस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इन विच इंडस्ट्रियल हो गया या एग्रीकल्चरल वेस्ट को मटेरियल आर यूज आइदर एज अ पार्टीशन और फुल रिप्लेसमेंट। या तो जो हम कॉन्क्रीट बना रहे हैं उसमें कुछ पोर्शन वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर देंगे या फिर
कंप्लीटली हम वेस्ट मटेरियल की हेल्प से ही बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल बेस्ड कॉन्क्रीट। फॉर ट्रेडिशनल इग्नाइट लाइक सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर के जगह पे हम रिप्लेस करके एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ करते हैं। पर्पस क्या होता है? रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्हांस सस्टेबिलिटी हो गया, यूटिलाइज वेस्ट इन वैल्यू एडेड फॉर्म, इम्प्रूव सर्टेन प्रॉपर्टी, जैसे ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम वेस्ट मटेरियल बेस्ड कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का वेस्ट मटेरियल है, उसको मोल्ड की हेल्प से आप इस तरह का ब्रिक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इमेज देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें कौन कौन सी, जैसे फ्लाई एश का यूज़ करते हैं हम, सीमेंट के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं फ्लाई एश को। ठीक है, आपका फिर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, सीमेंट के जगह पर रिप्लेस करते हैं इसको। ठीक है, सिलिका फोम को यूज़ कर सकते हैं फिलर मटेरियल, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फिलर मटेरियल के जगह पे, ताकि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो ब्रिक का। रेड मड के जगह पे, इस सब के हेल्प से बना हुआ ब्रिक मैं आपको बताया हूँ पहले भी। वेस्ट ग्लास पाउडर हो गया, स्टोन डस्ट हो गया। तो ये जो ब्रिक होता है इसमें अप्रॉक्स 20%, ये रेशियो चेंज होता रहता है, ये जस्ट इमेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कुछ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वहीं अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें तो राइस हस्क, ठीक है, जो आपका पोजनलिक मटेरियल है ब्रिक में। ठीक है, सेकेंड्स बैगेज एस हो गया आपका, सीमेंट के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। कोकोनट सेल हो गया, कोकोनट का जो बॉडी होता है वो लाइट वेट कोर्स एग्रीगेट की तरह काम करेगा, कोर्स एग्रीगेट की तरह काम करेगा। ठीक है, सो डस्ट हो गया आपका, पार्टीशन एग्रीगेट की तरह काम करेगा, काइंड ऑफ बायो ब्रिक फॉर्म वेस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट की बात करें, जैसे रिसाइकल कंक्रीट हो गया, जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको जो डिमोलिश करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है। जैसे रिसाइकल कंक्रीट हो गया, उसको भी यूज़ कर सकते हैं दोबारा से वेस्ट मटेरियल कंक्रीट बनाने के लिए। क्रस्ट ब्रिक, जो ब्रिक का छोटा छोटा टुकड़ा या फिर टाइल्स का टुकड़ा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जो कि आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको यूज़ कर सकते हैं ब्रिक बनाने के लिए। रिसाइकल्ड पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन ग्रेनुअल यूज फॉर लाइट वेट एंड नॉन स्ट्रक्चर कंपोनेंट। सॉरी, कुछ प्रॉपर्टी की बात करें वेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट का, तो इसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज कर सकती है फ्लाइज की वजह से, और डिक्रीज कर सकता है आर ए राइसर्स की वजह से। स्ट्रेंथ की बात करें तो 7 से 28 दिन तक वेरी करता रहता है परसेंटेज यूज। ड्यूरेबिलिटी जनरल इंप्रूव ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो रिड्यूस, क्योंकि फ्लाइज जो होता है वो हीट जनरेशन को रिड्यूस करता है। परमेबिलिटी की बात करें तो रिड्यूस डेंस पैकिंग और पोजोलेन। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन इन्हेंस हो जाता है, अच्छा थर्मल इंसुलेशन देता है ये। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 भी कम्प्लीटली फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में बताया है। कुछ पॉइंट्स अगर छूटे तो वो भी मैंने आपको नोट्स में मेंशन है। टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 भी फिनिश होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।